मीनाक्षी में और आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ साहित्यकार, आलोचक और विचार प्रकाशन के संपादक भी हैं। हमारे साथ जुड़े हैं श्री भुवनेश्वर उपाध्याय जी। आप साहित्य के उन विरले हस्ताक्षर में से एक हैं जिनकी लेखनी दर्शन, मनोविज्ञान और पौराणिक आख्यानों को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करती है। आपने हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर किया है। पिछले 2.5 दशकों से अधिक समय लेखन में आपने व्यतीत किया है और निरंतर सक्रिय भी है। आपकी लेखनी विविधता से भी भरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात सर ये है कि आपने अपना पूरा जीवन साहित्य को ही समर्पित कर दिया है। ये अपने बिल्कुल, आप बिल्कुल। में ही एक कहें तो अमूल्य सा योगदान कह सकते हैं साहित्य के लिए है। तो आपका सर बहुत स्वागत है हमारे इस शब्दवेदी पर। नमस्कार सर। धन्यवाद। धन्यवाद और सभी को आज प्यार भरी राम राम और जन्म दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जी। तो हाँ, सर पीछे तो सर बुक शेल्फ इतनी सारी किताबें हैं, हम तो सोचते हैं कब पढ़ पाएँगे। आपने पूरा का पूरा समय ही सर लेखन, पठन, पाठन में दे दिया है और इधर लगातार जितना भी आपके बारे में जाना, आपने पाठन को इस समय बहुत सारा समय दिया हुआ है। तो सर ये लिखने, हाँ, पढ़ने का सिलसिला कैसे और कब हाँ। से शुरू हुआ? लिखने-पढ़ने का सिलसिला तो शायद बचपन से ही है, क्योंकि पिताजी यहाँ टीचर थे, तो वो लाइब्रेरी से कुछ ना कुछ किताबें लेके आते थे, तो मैं पढ़ता था। और अक्सर ये माँ-बाप को चिंता रहती है कि हमारे बच्चे परिवेश के हिसाब से बिगड़ ना जाएँ। तो वो अमूमन रोकते हैं, कुछ पाबंदियाँ भी लगाते हैं। तो मुझे घर पर किताबें सबसे अच्छी दोस्त लगी। जिसका कोई दोस्त ना हो, उसकी किताबें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। बिल्कुल। तो पढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ, पहले चंपक नंदन से शुरुआत हुई और फिर धीरे-धीरे फिर ओशो को पढ़ा। सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट था वो ओशो को पढ़ने के बाद रहा और ये हमने ओशो को टीनेज में पढ़ा था। लगभग 15-16 साल जबकि की। हाँ, जबकि ओशो को पढ़ने के लिए सही उम्र के बारे में अक्सर होती रहती है चर्चा और विवादों में भी अक्सर रहते हैं ओशो। आपने टीन एज में पढ़ा है सर? हाँ। और जी। वो मुझे किताब अभी याद है, मेरे पास है, अभी प्रेम है द्वार प्रभु का। तो उनके प्रवचनों का वो एक संकलन था। तो जिज्ञासा हुई, क्या होता है कि जब लेखक से आपकी सोच मिले, मतलब जैसा सामने वाला सोच रहा हो उसी तरीके से अगर आप सोचते हैं, तो एक लेखक से कनेक्टिविटी बन जाती है। तो ओशो से मेरी ऐसी ही कनेक्टिविटी बनी, क्योंकि मैं भी कुछ-कुछ उसी तरीके से सोचता हूँ कि अमूमन मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे इस लेखक ने प्रभावित किया या इस लेखक ने प्रभावित किया, क्योंकि मैं लगातार पढ़ मेरे भीतर आता रहा, क्योंकि पहले ये समझ तो नहीं थी कि पढ़ने से आगे क्या होगा। तो केवल पढ़ता रहा, सीखने के लिए पढ़ता रहा और फिर एक लिखने का सिलसिला शुरू हुआ। जब आप भीतर से भर जाते हैं, कोई ऐसा ना हो कि हम किससे कहें, तो अमूमन ये ऐसा होता है। और मैं एक हुँ, बात हमेशा कहता हूँ कि जितना भी बेहतर साहित्य आया है, वो अकेलेपन और गुमनामियों में लिखा गया। हाँ, बिल्कुल। मुझे एक सेरेन कीटगार्थो की एक बात याद आती है। हुँ, उन्होंने अपने प्रेमिका से कहा था कि मेरा जो साहित्य जो मैंने लिखा है, इसे जला देना। इसमें मेरे दुःख के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि दुःख से दुनिया को क्या लेना-देना। लेकिन जब वो मरे और उनके मरने के बाद जब वो पूरा का पूरा पब्लिश हुआ, तो आज पूरी दुनिया उन्हें एक बेहतर दार्शनिक के रूप में जानती है। बिल्कुल, बिल्कुल।
जब भीतर तो से आप भर जाते हैं, कहीं न कहीं उड़ेलना आवश्यक होता है हाँ, और अकेलापन, एकांत, दुःख सबसे सुंदर रचनाएँ दुनिया हाँ, को देती हैं, कह सकते हैं। ये लेखन की खुराक है। आपके भीतर पीड़ा होनी चाहिए, आपके भीतर दुःख होना चाहिए, आपके भीतर संवेदनाएँ होनी चाहिए। मतलब कहीं न कहीं आपके भीतर ऐसा कुछ होना चाहिए जब आप दूसरों के दुःख को अपने भीतर महसूस कर सकें। बिल्कुल सर। ये जो अभी शिव की जी, शिव की जो अर्धनारीश्वर की कल्पना है, अमूमन ये होती है, लेकिन एक लेखक पर ये बखूबी अर्थ होती है, क्योंकि उसके स्वार्थ भी होते हैं और उसे दोनों का जीवन बिल्कुल सर। क्योंकि कोई औपचारिकता नहीं है कि लिखा, जो मन में आया लिख दिया। ये कहते हैं कि स्वांता सुखाय। असल में स्वांता सुखाय लिखना नहीं होता। स्वांता सुखाय का मतलब ये है कि अपन जो भरे हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है। कुछ लोग संकोची होते हैं, कुछ लोगों की परिस्थिति ऐसी नहीं होती है कि कोई उन्हें ऐसा मिले जो उन्हें समझे। तो जब ऐसा कुछ नहीं होता तो फिर व्यक्ति भरता है, और लेखन ये सबसे बड़ा माध्यम है खुद को खाली करने का। बिल्कुल सर। और जब आप ये हाँ, जब ये कला आप में आ जाती है, तो फिर जीवन आनंद से भर जाता है। तो सर टीन एज के और बाद फिर लिखना शुरू हो गया होगा सर आपका? हाँ, लिखना शुरू हो गया तो क्या रहा कि मैं मेरी पढ़ाई लगभग 3 साल से शुरू हो गई थी। हुँ, यानी हुँ। मैंने मेरा जो एडमिशन था वो 3 साल की उम्र में मैं पहली कक्षा में एडमिट हुआ था। अरे! और लगभग 15-16 साल तक मैंने इंटर कर लिया, उसके बाद फिर एमए भी हो गया। तो पढ़ाई जितनी जल्दी शुरू हुई, उतनी जल्दी मुझे उसे छोड़ने की इच्छा थी कि मैं कब पढ़ाई छोड़ूँ। और जिस दिन से मैंने पढ़ाई छोड़ी, लगभग मैंने 21 साल में 2-1 बैंक की परीक्षाएँ देकर छोड़ दी थी। और उसके बाद मैं लगभग 30 साल से लगातार हर रोज़ पढ़ रहा हूँ। हाँ। केवल सिलेबस पढ़ने में मन नहीं लगा, क्योंकि मेरा जो गणित था वो 2 और 2 5 वाला और 3 वाला है, 4 वाला नहीं रहा कभी। तो ये भावनाओं का गणित है, तो भावनाओं का गणित 2 और 2 3 और 5 वाला ही चलता है। बिल्कुल। तो उसके बाद थोड़ा-थोड़ा लिखता रहा। मतलब ये नहीं कि मैं कविता लिख रहा था कि कुछ और लिख रहा था, बस मैं केवल खुद को खाली करने के लिए लिख रहा था। और एक सबसे बड़ी चीज़ मैं और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर मुझे नई डायरी दे दो या कुछ नया कागज़ दे दो, तो मेरा दिमाग बंद हो जाता है। अच्छा। तो मेरी जो पहली किताब समझ के दायरे में आई थी, वो शादी के कार्डों पर, अखबारों की खाली जगहों पर लिखी गई थी। क्योंकि आस-पास अखबार पड़े हैं, जैसे भरे हुए रजिस्टर में जो खाली पेज बच जाते हैं, मैं उन्हें फाड़ लेता हूँ और मैं उन पे लिखता था। और जब ये नई डायरीज़ हमारे पास काफ़ी रहती थी, मुझे पेन और इकट्ठा करने का, डायरी इकट्ठा करने का शौक था। लेकिन मैं लिखता उन पे जब था, जब वो 4-5 साल पुरानी हो जाती थी, कि फिर लगता था कि अब ये खराब हो गई। अब तो लिखना चाहिए। मतलब अब इस पे लिख सकते हैं। तो 15 पैसे का पोस्ट कार्ड आता था, तो मैं उसपे व्यंग शुरुआत मेरी व्यंग से हुई, क्योंकि भीतर जो आक्रोश दबा था, मैंने अपने व्यंग संग्रह की भूमिका में एक लिखा था कि अगर मुझ में इतनी सामर्थ्य होती कि मैं गलत पर उसके 2 थप्पड़ मारकर अपना विरोध प्रदर्शित कर सकता, तो शायद मैं व्यंग नहीं लिख
लिखता। लेकिन ये सामर्थ्य नहीं होती क्योंकि कानून है और सब व्यवस्थाएँ हैं समाज की। तो व्यंग्य मुझे सबसे अच्छा साधन लगा तो सर क्या और मैं पुस्तका किसी के ऊपर लेखनी चला देना और वो भी नुकीले तीर वाले, व्यंग भी इसी हाँ, से सीधा। तो बिल्कुल, सर बिल्कुल। आपको उससे कभी और डर नहीं लगा? नहीं, नहीं, कोई डर नहीं लिखा, कभी भी नहीं लगा। और मैंने व्यंग ऐसा नहीं कि मैं श्यावड़ा में बैठ के मैंने दिल्ली पर व्यंग लिखे हों, जिसे मैं खुद खड़े होके सुना सकता हूँ। हुँ, मैंने उस पर व्यंग लिखे हैं और उसी को सुनाए। मतलब मेरे जो टारगेट फिक्स रहते थे व्यंग में और कहते थे और जो व्यंग की समीक्षाएँ आती थी, वो कहती थी, "आपकी व्यंग में धार कम और फ़ोर्स ज़्यादा रहती है, तो वो अंदर से फाड़ देती है।" तो यहाँ पर एक मैंने सवाल रहेगा कि जब हाँ, आपने व्यंग से, आलोचना से ही अपने लेखन की शुरुआत की, आपने बहुत पढ़ा, हाँ, जहाँ चुभा आपने सोचा निकालना है, क्योंकि हम मार नहीं सकते, बिल्कुल, लिख बिल्कुल। सकते हैं। तो जो भी आपके समकालीन रहे या जो आपसे हाँ, घनिष्ठ रहे, जब आपने उनके विषय हाँ। में लिखा, तो आपको किसी भी तरह का अनुचित व्यवहार या फिर कुछ ऐसा झेलना पड़ा, जो सही नहीं लगा? नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। कई बार शाब्दिक रचनाओं में वाद-विवाद भी हुआ और इसका मुझे खामियाज़ा ये उठाना पड़ा कि जो हमारे आस-पास का साहित्यिक परिदृश्य होता है, उससे मुझे बाहर कर दिया गया बिल्कुल, मैं यही जानना चाह रही और थी, आजकल भी तो यही होता है। बिल्क बिल्कुल और ये बाहर करना मेरे लिए बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अपन इसे ऐसे देख सकते हैं कि जैसे घर का एक अपना बच्चा है, हुँ, अगर उसे घरवाले प्यार ना करें, उसे बाहर निकाल दें, उसे कम्फर्ट ज़ोन ना दें, हुँ, अगर उसे कम्फर्ट ज़ोन ना दें, तो उसके लिए एक पूरी दुनिया खुल जाती है। तो कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकालने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। तो और इस हद तक विरोध हुआ मेरा कि मुझे एक शुरुआत की करीब 25 साल पुरानी कुछ लाइनें याद आ रही हैं। हुँ, हुँ, तो मैंने विरोध जो परिदृश्य था, हमारे आस-पास का परिवेश था, उसके विरोध में मैंने लिखी थी कि जब शुरुआत में लगता है कि इनने हमारा विरोध किया, जो हमारी जगह थी वो खींच ली और हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, तमाम तरह के विचार आते हैं और ये तब आते हैं जब वो चाहते हैं कि बदले में अपन को कुछ मिले। बिल्कुल। तो मुझे याद आ रहा है कि डूबकर देखा तो किनारे पर था, डूबकर देखा तो किनारे पर था, बेवकूफ था जो और के सहारे पर था। क्या बात है खुद सर! ज खुद चल के देखा तो राह मिल गई, जिन्हें रहनुमा समझा उन्हीं के निशाने पर था, जिन्हें रहनुमा समझा उन्हीं के निशाने पर था। और ये बात बिल्कुल शुरुआत में जब मैं लिखते-लिखते एक जब मैंने आलोचना की शुरुआत की और ये सब चीज़ों की शुरुआत की, जब मैं अपने क्षेत्र से, अपने जिले के साहित्य परिकर से बाहर कर दिया गया, तो मैंने मतलब कम से सर कम 25-50 रच आपने सर बिल्कुल सही मुख्य जगह पर ही आपने अपना स्थान छिन्न-भिन्न कर लिया खुद से ही। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने मेरे लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी थी जहाँ मैं बैठ सकूँ। क्योंकि यहाँ जो गठबंधन था वो सब लोग हमारे विरोध में थे। तो उसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मुझे बाहर जगह तलाशनी पड़ी और आज मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, उनके सामने जाकर करता हूँ कि अगर आप लोग मुझे यहाँ से बाहर का रास्ता नहीं दिखाते, तो मैं भी आप ही की तरह एक हार पहन लेता, शाल ओढ़ लेता और खुश हो जाता। 4, 6, 10 सम्मान पत्र टंगे होते और ये सब। आपको मेरे कमरे में एक भी मेरा सम्मान पत्र नहीं मिलेगा। यानी मेरी लिखी हुई किताबें भी आपको दिखाई नहीं देंगी। तो ये चीज़ें क्योंकि ये जब
अपना किया सामने रहता है, तो कहीं न कहीं आत्ममुग्धता आ जाती है और मैं हमेशा खाली रहता हूँ। तो इससे सबसे बड़ा है कि आप खाली रहेंगे, तो जहाँ खड़े होंगे वहीं से शुरुआत करेंगे। ये तो तो है। आज मुझे जी। हाँ, आज मुझे पूरा देश पढ़ता है, पहचानता है और विदेशों से भी मुझे रॉयल्टी मिलती है कमाल की और बात है। विदेशों से भी कई हाँ, मेरे साहित्य पे समीक्षाएँ भी आई हैं कई बाहर से, लोग बाग पढ़ते हैं, तो ये खुशी है कि घरवाले अगर बाहर निकाल दें, तो आपका क्षेत्र बहुत बढ़ जाता है। जब घरवाले ही बाहर निकाल दें, और आप अपने कम्फर्ट ज़ोन से घर से जब बाहर निकालते हैं, तो पूरी दुनिया को ही आप हाँ, अपना घर बना लेते हैं। हम ऐसा कह सकते बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि कम्फर्ट ज़ोन आपको बहुत सीमित बाँध देता है। मैं ये चीज़ मैं कहता हूँ कि जब आपके आस-पास मरी हुई जिज्ञासाओं वाले लोग हों, तो वो आपको यही कोशिश करते हैं कि आप हम जैसे हो जाओ। और जब उस टाइम पे समझ नहीं थी, जब मैं भी 20 साल के आस-पास का था, तो मैंने भी खूब व्यंग बाण चलाए हैं, सामने भी सुनाए हैं, मंच पर भी काफ़ी गया, लेकिन मंच का जो हिसाब-किताब देखा, तो इन सब से मन भर गया और मैंने ऐसे व्यंग लिखे हैं कि मंचें सारी सेल पर, सम्मानों की हाट और चरण वंदना से हुए यहाँ गधों के ठाठ। तो जब आप इतना सीधा बोलेंगे, तो कोई नहीं कौन नहीं चाहेगा कि आएगा फिर आप मंच पर? अ, कौन चाहेगा? तो मंच से दुनिया भर पे व्यंग होते हैं और मैंने मंच पर खड़े होके मंच पर व्यंग कसे। तो सर अभी तो तो मंच वालों ने भी कह दिया। जी, जी। जी सर, कहें। और ये सब चीज़ें जबकि हैं करीब आज से 20 साल पहले की। हुँ। तो फिर उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ी। फिर पहली किताब जब मेरी तैयार हो गई, तो मैं ये सोच रहा था कि कैसे छपेगी, क्या होगा? कुछ जानता ही नहीं था, क्योंकि आस-पास कुछ चर्चाएँ ही नहीं थी। तो कोशिश की छपवाने की, कुछ प्रकाशकों से बात की, तो मुझसे ये कहा गया कि आपका नाम है? तो मैंने कही नाम तो नहीं है, अभी शुरुआत कर रहा हूँ। बोले फिर आपके पास पैसा होना चाहिए। मैंने कही बेरोज़गार हूँ, पैसा भी नहीं है और मैं अपने व्यक्तिगत काम के लिए घरवालों से पैसे कभी नहीं लेता। ये साहित्य मेरी चीज़ है, तो मैंने कभी कभी भी इसके लिए पैसे नहीं लिए। तो ये सब चीज़ें चली। यानी मुझसे ये कहा गया कि अगर आपको समुद्र में उतरना है, तालाब में उतरना है, तो पहले तैरना सीख कर आइए। अब पानी में बिना उतरे पानी तैरना बिना सीखना कैसे तैरना संभव है? कैसे सीखें? ये तो बहुत बड़ा खुद में ही मज़ाक है। हाँ, तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और ये सब मैं शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि संपादक बनना, प्रकाशन से जुड़ना मेरा यही उद्देश्य था कि मैं जो मैंने सहा है, जो संघर्ष मैंने किया है, यानी मेरी पहली रचना 1999 में छपी थी और मेरी पहली किताब 2015 में आई। यानी 16 साल तक मैंने केवल छपने के लिए संघर्ष किया और मैं छपा कैसे कि मैंने अखबार में एक दिन साहित्य अकादमी की विज्ञप्ति देखी थी हुँ। कि वो प्रकाशन के लिए अनुदान देते थे। जब जिले भर में इसकी कोई चर्चा नहीं थी, तो मेरे पास पांडुलिपि पड़ी थी। तो मैंने कही छपनी वैसे भी नहीं है, भेज दो। आस-पास के ये कहते थे कि रचनाएँ चोरी हो जाएँगी, ये होगा, वो होगा। मैंने कही जो कुछ भी हो जाए घर पर पड़ी रहने से अच्छा है, भेज दो। हुँ, हुँ। और मैं और मैं भेज के भूल गया। करीब 2 साल बाद मेरे पास एक लेटर आया। 2 साल लग गए ये सर। करीब हाँ, 2 साल लग गए, तो 13 की आस-पास की बात है कि आपकी चयन हो गई है और आपको ये सब कंप्लीट फाइल करके पूरी
अकादमी में जमा करनी है। तो हुँ, मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो जैसे-तैसे थोड़ा बहुत मालूम चला, तो उस टाइम पे मैं खुद संघर्ष कर रहा था कि मेरी जो मिसेज़ हैं, वो जीवन और मृत्यु से उस वक़्त संघर्ष कर रही थीं। हुँ, तो मेरा दिमाग पूरा उसमें लगा था, तो जो पैसे ये चीज़ें शेयर करने से एक अजीब-सा फ़ील होता है कि जो पैसे मैंने उनकी बायोप्सी के लिए रखे थे, तो पहले जमा करने पड़ते थे, तो सबने कहा कि ये सब तो चलता ही रहता है। लेकिन हनुमान जी सरकार की कृपा से ये हुआ कि डॉक्टर ने आके उन्हें मना किया कि ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर ने ये कहा था कि क्यों इनकी गर्दन कटवाने पर तुले हो? मैं ये जाँच लिख रहा हूँ, ये करा लो। तो उस पैसे से मेरी पहली किताब छपी थी और बाद में वो अकादमी ने अनुदान दिया था। तो जीवन में मैंने एक चीज़ सीखी है कि समय अगर आपको मौका दे रहा है, तो आप आगे बढ़ जाइए। बाद में जब चीज़ें सही होती हैं, तो पछतावा ना हो। जब सचिन तेंदुलकर के पिताजी खत्म हुए थे और वो वर्ल्ड कप में मैच खेलने आए थे, तो वो कमाल की फीलिंग ये सब चीज़ें सोचता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल सर। कि वो कितना मानसिक संघर्ष और वो था। तो जब वो किताब छप के आई और परिवार का एक सबसे बड़ा साथ यही होता है कि मैं सब चीज़ छोड़ के अगर उनका साथ नहीं होता तो मैं भी रोज़ी-रोटी के लिए संघर्ष कर रहा होता। लेकिन आज वो समय बिल्कुल याद है, अच्छी बिल्कुल आँखों के सामने आ जाता है। तो पहली किताब मेरी आई थी, तो वो कमाल की चीज़ थी। फिर भगवान की कृपा रही, मेरी मिसेज़ बिल्कुल स्वस्थ हो गईं और बिना किसी समस्या के स्वस्थ हुई थीं, कि जो सब डॉक्टरों की आशंकाएँ थीं, कि वो ये कहते थे कि मरीज़ ये सामने कैसे खड़ा है, रिपोर्टें तो ये बोल रही हैं। लेकिन ये जीवन है, ये शरीर ऐसी फैक्ट्री है, ऐसी मशीन है कि कितनी भी बड़ी बीमारी हो, ये अगर आप चाहें तो ये खुद ठीक कर देगा। ये तो है सर, केवल आपको चीज़ों पर भरोसा होना चाहिए। एक लेखक ऐसे ही नहीं बनता। ये तो है सर। ये एक लेखक का बनना, देखो लेखन 2 तरह के होते हैं, एक तो ठीक है, होने के लिए हो जाता है और दूसरे जो अपना जीवन लगाते हैं। तो वही है कि पत्थर पहाड़ से टूटता है, बहता है, गिरता है, फिर शालिग्राम बन जाता है। तो पता नहीं इसमें कितना समय लगे, तो लेकिन सर जब उसकी वो नौकी जी, हाँ, आप पर कभी दबाव नहीं रहा कि क्या मतलब साहित्य में ही हो जीवन यापन के लिए कुछ भी आपने ऐसा रोज़गार नहीं चुना, साहित्य को ही चुना, फिर विवाह हुआ, इतनी सारी परिस्थितियाँ ऐसी-ऐसी गुज़री। इसका सबसे बड़ी चीज़ है मेरा परिवेश। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे साहित्य में 2 चीज़ों के पीछे अगर भागे, पहला पैसा और दूसरा सम्मान, तो फिर हुँ, वो लिख ही नहीं सकते जो आपको लिखना चाहिए। ये सर बहुत बड़ी तो बात है, समझने लायक है, हाँ, सबको नोट करने लायक है। तो मैं इन 2 चीज़ों के पीछे कभी नहीं भागा। ना मैं सम्मान के लिए भागा और ना मैं पैसे के लिए भागा। तो जब मैंने आलोचना शुरू की, जब प्रकाशकों ने कहा कि पहले तैरना सीख के आओ, तो मुझे सबसे बड़ी चीज़ यही लगी आलोचना। और ये आलोचना की शुरुआत भी कमाल की है। हमारे यहाँ एक समीक्षक हैं डॉक्टर अवध बिहारी पाठक जी, जो राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षाएँ लिखते हैं सब। तो लाइब्रेरी में बैठा था मैं, तो ये 2012 की बात है। तो उनका एक आर्टिकल एक बड़ी पत्रिका में छपा था, तो वो मुझे दिखा रहे थे, तो मैंने देख के और मुझे लगा, तो मैंने कहा ये चीज़ तो मैं भी लिख सकता हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा लिखने के लिए आपको 40 साल लगेंगे।
तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैं मुस्कुराया। तो मैंने दो उनसे किताब दोबारा लेके मैंने उसे खोल के उसके पेज पलटे। तो उनका लिखने का पैटर्न मेरे समझ में आ गया। तो उनकी बात को मैंने ऐसे नहीं लिया कि उन्होंने मेरी बेइज्जती की हो या मेरे ईगो को हुँ, ठेस पहुँचाई हो। उन्होंने मेरे भीतर जो आग थी वो जला दी। तो वो चले गए तो मैंने लाइब्रेरी में से कुछ समीक्षा की, आलोचना की, 2-3 किताबें ली और मैंने पढ़ा। तो मैंने पहला जो आलोचना के लिए आर्टिकल लिखा था, समीक्षा एक दरकता सेतु। वो साक्षात्कार में और अक्षरा 2 राष्ट्रीय पत्रिकाएँ हैं, राष्ट्रीय स्तर की, उनमें छपा था। तो वहाँ से मेरी जो आलोचना की लेखन की शुरुआत हुई, वो आर्टिकल इतना पसंद आया देश भर में, क्योंकि मेरे पास बहुत कॉल आए, बातचीत हुई, तो एक अंदर से लगा कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ। तो मैंने जो आलोचना की, तो आलोचना में एक चीज़ मेरी समझ में आई कि अगर मैं तारीफ़ करूँगा, ये कि ये बड़ा नाम है और ये सब, तारीफ़ करूँगा तो ये लोग भूल जाएँगे। क्योंकि तारीफ़ ही होती है और तारीफ़ करने वाला तो ये समझता है कि ये व्यक्ति तो मुझसे बहुत ज़्यादा प्रभावित है या ये सब। हुँ, हुँ। तो मैंने आलोचना का जो मैंने पाश्चात्य आलोचना और भारतीय वाङ्मय की जो आलोचना थी, इन सब का अध्ययन किया तो मुझे एक ही चीज़ मिली कि आलोचक के पास एक जज की तरह पावर है कि वो उसपे अपना एक जो जजमेंट है वो दे सके। टिप्पणी वो अपना दे सकता है, उनके पढ़े हुए पे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर तो मैंने ज जी, जी, सर हाँ, आप तो फिर मैंने जब जमे हुए लेखकों को उखाड़ना शुरू किया, सार्वजनिक रूप से, ऐसे नहीं कि मुँह से बोल के, मैंने लिख के टू द पॉइंट उनकी आलोचना की, कहाँ सही है, कहाँ गलत है और क्या कर सकते थे। ऐसा नहीं कि मैंने उनकी गलतियाँ बताई हों, हुँ, हुँ। समाधान और सुधार भी दिया। समाधान और सुधार तो के आज साथ जी। हाँ, तो करीब ये मेरे करीब 15 साल के जो आलोचना का ये सब चीज़ है, आज तक किसी भी लेखक ने मेरे ऊपर उँगली नहीं उठाई। ना तो पक्षपात के लिए, इन ना ये कि आपने गलत आलोचना की। केवल यही है कि अंदर से भले ही कुछ भी रहा हो, लेकिन इस आलोचना ने मुझे पहचान दी। फिर मैं जब अपनी किताबें छपवाने के लिए गया, तो मैं उनसे कह सका कि मुझे देश के फ्रंटलाइन लेखक जो हैं, वो मुझे पहचानते हैं। भुवनेश्वर उपाध्याय को एज़ ए आलोचक पहचानते हैं। चाहे वो गीत का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यंग्य का क्षेत्र हो, चाहे वो उपन्यास का क्षेत्र हो, चाहे वो कहानी का क्षेत्र हो। तो आलोचना करते-करते फिर लगा कि अब बहुत हो गया। हिंदी साहित्य में एक चीज़ कहा जाता है, बहुत से लेखकों ने कहा है कि असफल लेखक आलोचक बनते हैं, कि जो लेखक अपने लेखन के क्षेत्र में असफल हो जाते हैं, तो वो वो अक्सर आलोचना वो आलोचना करते हैं, लेखकों की बुराइयाँ करते हैं और साहित्यिक परिवेश में अपनी जगह तलाशते हैं। पर ऐसा तो नहीं है। तो मैंने इस चीज़ को जस्ट उल्टा कर दिया। मैंने आलोचना से पहचान बनाई और बड़ी बड़ी पत्रिकाओं ने हमें छापा, हमारी आलोचनाओं को छापा, हमारे आलोचनात्मक लेखों को छापा। चाहे वो विजय राय जी हों लम्हाई में या इंद्रप्रस्थ भारती या समीक्षा जैसी जो पत्रिकाएँ हैं, तो बहुत सी पत्रिकाओं में मैं छपा। अब तो नाम भी याद नहीं है क्योंकि करीब काफ़ी समय हो गया छोड़े हुए। पर एक सवाल है यहाँ पर मैं पूछना हाँ, चाहूँगी कि किस तरह से शुरुआत हुई, फिर आलोचना में आए, फिर आपकी किताबें छपनी शुरू हुई। ये सारी हाँ, प्रक्रिया जो है सोशल मीडिया जो ऑनलाइन है हाँ, उसके इतर हुए।
ऑफलाइन मीडिया आप कह लें जो हाँ, तब ज़मीनी ये कुछ थे ही नहीं। हाँ, पेपर जो हमारा कागज़ है उस प्लेटफ़ॉर्म पे उसको हम हाँ, क्या कौन सी मीडिया कहेंगे सर? एक तरह से पेपर मीडिया आप कह सकते हैं उसको। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब अखबारों के आप माध्यम से हाँ, तो पोस्ट जब कार्ड और आप अंतर्देशीय आए भेजते थे। हाँ, जी, जी। तो जब आप हाँ, सर आए सोशल मीडिया पर, जब आप इधर एक्टिव हुए, सक्रिय हुए, तो क्या यहाँ पर उस तरह की अलग कुछ परेशानी आई? क्योंकि फिर आपकी जो किताबें आई, जैसे मैं अभी पढ़ रही थी हाँ, प्रेम प्रक्रिया है, फिर ये हाँ, हाँ, किताबें आई थी विचार प्रकाशन से। तो ऐसा हाँ, हुआ कि फिर किताबें पब्लिशर्स ने नहीं ली या फिर कुछ और सोच के आपने एक पब्लिकेशन शुरू किया शुरुआत किया या नए लेखकों को मौका देंगे या फिर आपकी अपनी किताबों से ही शुरुआत हुई? ये किस तरह से ये सारी चीज़ें हुई शुरू? और यहाँ पर तो ख़ैर जितने भी हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं, उन सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद और नमस्कार भी। अगर हम आपके कमेंट्स नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन हम आपको देख रहे हैं, बराबर सुन रहे हैं और कुछ भी सवाल हो आप सर से ज़रूर पूछिएगा। और हम सर आते हैं अपने सवाल पर। हम जानना चाहेंगे प्रेम प्रक्रिया है, मैंने ये किताब पढ़ी बहुत ही शानदार एक तरह का मुझे लगा कि प्रेम के बहुआयामी चरण और एक दर्शन, दैहिक सौंदर्य, उसके अलावा और भी जितने तरह के सौंदर्य हैं, मन से जो कनेक्शन एक कह लें, वो भी चीज़ें हैं, भौतिकवाद, अभौतिक द्वैत, सब कुछ है यहाँ पर कि कुछ भी ऐसा नहीं है, अगर हम प्रेम के बारे में एक सवाल करें और उसका उत्तर हमें वहाँ एक तरह से ये विचार जो है एक परिचय पे जो देता है, बहुत ही सुंदर और बड़ा, समग्र प्रेम को लिखता है। ये सारी चीज़ें हाँ। आपने जब लिखी, आप विचार प्रकाशन से लेकर आए। इसका संबंध ज़रा बताएँ और प्रकाशन का किस तरह से शुरुआत हुई है? इसके बारे में बताएँ सर। देखो, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जब आप अगर ठोस जगह पे खड़े हैं, तो आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जब मैं खुद अपनी किताबें छपाने के लिए संघर्ष कर रहा था, तो फिर उसके बाद मैं दूसरों की मदद कैसे कर सकता था? और जब मैं एक मुकाम पर मैं खड़ा हो गया, जब ये प्रकार लेकिन मेरे मन में ये भावना थी कि जो संघर्ष मैंने किया है, वो जो मुझसे मदद माँगेगा, तो मैं बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करूँगा। तो जब मैं प्रकाशन से नहीं भी जुड़ा था, तो जो परिचित के मेरे प्रकाशक थे, जो मेरी किताबें छापते थे, तो लोग बागों की किताबें मैंने बीसियों किताबें छपवाई और हुँ, जिसने मुझसे कहा, चाहे वो मेरी जान-पहचान का हो, चाहे ना हो, मैं 2014 से सोशल मीडिया पे सक्रिय रहा हूँ। तो फ़ेसबुक के माध्यम से और इन सब चीज़ों के माध्यम से लोग-बाग मुझसे जुड़े और जब किसी ने कहा नए लेखकों ने कि मुझे किताब छपवानी है, तो मैंने प्रकाशक को बोल दिया कि आप ये किताब छाप दो। तो कई लेखक तो ऐसे भी नहीं थे कि जिन्होंने मुझे धन्यवाद भी दिया हो। सर यहाँ पर एक सवाल रहेगा मेरा, मैं जानना चाहूँगी बीच में माफ़ी हाँ, चाहूँगी इन सब के लिए। किसी हाँ, ने कहा कि ये किताब छपवा दो। आप हाँ। क्या बिना पढ़े, क्या हर किताब, हर सामग्री जो है अपने लायक नहीं क्या बस ऐसे ही बिना पढ़े मतलब मैं जानना चाहूँगी जो नए लेखक आ रहे हैं, जिनकी किताबें नहीं छप पा रही हैं? जी। हाँ, तो ये मैं इसलिए करता था कि पहली किताब जो भी व्यक्ति लिखता है, हुँ। अमूमन वो दिल से लिखता है। हुँ, हुँ। तो उसकी मतलब जैसे पहला बच्चा होता है, तो वही एक मनोदशा उसकी रहती है। तो अब जैसे कई लेखक ऐसे भी थे कि जो पैसे की वजह से या प्रकाशकों तक नहीं पहुँच पाए, क्योंकि मैंने भी प्रकाशकों तक पहुँचने के लिए 10-15 साल संघर्ष किया। तो हुँ, उन्होंने अब जैसे किसी की 60 साल उम्र है, किसी की 70 साल उम्र है, उनके पास अच्छी किताबें लिखी रखी हैं, तो मैंने प्रकाशकों को बोल के छपवा दी। तो हुँ। उनकी किताबें छपी, उनका विमोचन हुआ और वो लोग इतने खुश हुए कि जैसे उन्हें कोई बहुत बड़ा वो मिल गया। तो मुझे इतना संतोष हुआ कि मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो मैंने ये
सोचा और ये प्रकाशन का ये विचार मेरे दिमाग में था और मैंने यही मेरी पहली शर्त थी कि अगर मैं प्रकाशन से जुड़ूँगा तो मैं अपनी मर्ज़ी से किताब छापूँगा। अच्छा। अभी मैं एक कित अभी मैं एक किताब लेके आ रहा हूँ एक और धरती आबा। एक आदिवासी जीवन का आदिवासी जीवन पे एक बहुत अच्छी कहानी है, बहुत शानदार कहानी है। जब वो मेरे पास आई तो एक पीडीएफ आई। तो पीडीएफ मैंने कहा कि आप टाइप करा के दे दीजिए, बाकी का काम तो मैं करवा दूँगा। तो उन्होंने इतने निराशा भरे स्वर में कहा कि अब मेरा हो गया, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। ये तो बात तो मैंने कहा सही है। इतनी हम जैसे जो और लिखना चाहते हैं और हम भी मतलब लिखा साहस। उन्होंने लिखा और जिनकी 70 साल से ऊपर एज है और उन्हें उसके बदले में कुछ नहीं मिला, तो अंदर से देखें तो अमूमन सब टूटा पड़ा है, बहुत बिखरा पड़ा है। क्योंकि जो मलाई थी वो प्रशासनिक अधिकारी जिनके पास पैसा होता है, जो बड़े प्रकाशकों से छप जाते हैं, जिनके पास विमोचन कराने के लिए लाखों रहते हैं, तो लाइमलाइट में तो वही रहते हैं। यहाँ पर और सर 1 मिनट के लिए रुकना चाहूँगी। आपने कहा बड़े हाँ, प्रकाशक, प्रशासनिक अधिकारी, लाइमलाइट, पैसा रहा, सब संभव है। तो क्या जितनी किताबें हाइप पर चढ़ती हैं और जिसके हाँ। प्रचार-प्रसार इतने अधिक होते हैं और जो पाठक हैं, किसी भी तरह से प्रभावित होकर उन किताबों को खरीद लेते हैं। तो क्या हर एक किताब पठनीय है? तो क्या वो बनी नहीं, रहती है बिल्कुल नहीं लंबे है। समय तक? बिल्कुल नहीं रहती। जैसे मैंने इसके लिए एक शब्द दिया था, इलास्टिक पब्लिसिटी। अगर रबड़ की चीज़ आप जब तक खींचे रहेंगे तब तक वो रहेगी और जब छोड़ दी तो कुछ नहीं है। तो ये जो पैसे से जो पब्लिसिटी मिलती है वो इलास्टिक पब्लिसिटी है। जब तक आप कंटिन्यू करेंगे तब तक वो दिखेगी और आपने छोड़ दिया तो खत्म। प्रकाशक तो तो ये भी कहते हैं कि अगर दिखेगी नहीं तो बिकेगी कैसे? अगर जब तक पाठक के हाथ में जाएगी नहीं तो वो पढ़ेंगे कैसे? देखो, प्रकाशक का काम बेचना है। मैं हुँ, भी प्रकाशन से जुड़ा हूँ तो ये एक व्यवसाय है और बाजार में कोई किसी का सगा नहीं है। तो प्रकाशक तो एक दुकान है, वो तो उसे तो बेचना है, उसे तो बेचना है। ये तो एक सवाल प्रगति जी का बड़ा अच्छा आया यहीं पे कि पारंपरिक हाँ, प्रकाशक जवाब देने में इतना वक़्त क्यों लगाते हैं? सर की किताब को ही जवाब आने में 2 साल का वक़्त लग गया था। हाँ बिल्कुल। कई तो किताबें कई किताबों के जवाब तो आज तक नहीं आए। तो क्या ये इंतज़ार इसलिए करते लगाते रहना हैं। चाहिए? हाँ, देखो, एक जो बड़े प्रकाशक हैं और जो सब है, ऐसा नहीं है कि मैंने किताबें नहीं भेजी हों। हुँ, हुँ। मैंने किताबें राजकमल में भेजी, राजपाल में भेजी, वाणी में भेजी, अ, राजकमल में भेजी, मतलब जितने भी जो प्रभात में भेजी। हुँ, और हुँ। ऐसा नहीं है कि जो वो छाप रहे हैं उनसे मेरी किताब खराब थी। जो वो छाप रहे हैं, मैं आज भी कह सकता हूँ कि अगर वो कंपैरिजन करें तो अगर उनसे अगर 19 भी निकले बिल्कुल, तो बिल्कुल सर। आगे तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन मैंने ये कहा है, मैंने प्रकाशकों से ये कहा है कि जो आप छाप रहे हो, क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरी किताब तो छापेंगे नहीं, क्योंकि ना तो मेरे पास उतना पैसा है। मैं प्रकाशकों के नाम भी नहीं लूँगा, बड़े प्रकाशकों ने मुझसे कहा भी है कि आप पैसा दीजिए। तो मैंने कही तो नहीं, क्या मेरे पास ये है ही नहीं पैसा। ट्रेडिशनल पब्लिशर्स जो होते हैं, ये भी पैसे लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं, ये लाखों में लेते हैं। ये लाखों में लेते तो हैं, ये ये तो हज़ारों में नहीं बताते लेते, हैं नहीं ये ये लाखों में बताते हैं लेते कि हैं। हमको ये बताते हैं कि हम तो एक भी पैसा नहीं लेते हैं। नहीं, ये बता वो लेते हैं, सब लेते हैं क्योंकि
मैंने कहा कि ये दुकान है। अब जैसे जिसके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसने एक हुँ, अब उसे तो राजकमल से ही छपना है, पेंगुइन से ही छपना है, मंजुल से ही छपना है। हुँ, भले ही उसकी किताब में कुछ हो ना हो। उन्होंने कहा, आपने कहा कि नहीं, मुझे तो यहीं से छपना है। तो उन्होंने कहा आप 2 लाख रुपए दे दीजिए। उन्होंने 2 लाख रुपए अपने पास रखे, एक 100-500 किताबें जितनी भी छपवाई, लेखक को दी और छाप के एक बार उन्होंने पोस्टर लगाया कि ये किताब मेरे यहाँ से आई और बात खत्म। ये अब तो सर आपकी किताब में उतना पोटेंशियल पोटेंशियल है ही नहीं कि आप आ जाओ। हर साल लगभग 1 लाख किताबें छपती हैं। लगभग 1 लाख किताबों के ISBN नंबर लिए जाते हैं। 1 और लाख किताबें ट्रेंड कितनी कर। आपने एक चीज और देखी होगी, जितने भी साहित्यिक कार्यक्रम होते हैं, जितने भी तमाम चीजें निकलती हैं, उनमें से कुछ ही चेहरे आपको बार बार दिखते हैं। हुँ, कुछ ही चेहरे बार बार दिखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? कि उनके पास संसाधन है। उनके पास संसाधन है। हम जैसे लेखकों के पास क्या है? हम पैसे खर्च नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम तो पानी है। अगर बहेंगे तो रास्ता बनेगा। बिल्कुल। रास्ता तो बनेगा, तोड़ फोड़ के बने, कैसे जैसे भी बने बनेगा, क्योंकि पानी को कोई नहीं रोक सकता। प्रतिभा को कभी कोई नहीं रोक सकता। अगर आप इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपके पास प्रतिभा है तो आप बिल्कुल लगे रहिए। बोया हुआ पसीना कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज नहीं बिल्कुल, तो कल आप आओगे। और आपने देखा होगा कि 10वीं 12वीं में जो जो बच्चे टॉप करते हैं, खूब हाईलाइट चलती है, वो सब चलती है, वो कहते हैं कि हम IAS बनेंगे, ये बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और उसके बाद जब गाड़ी जीवन संघर्ष में आती है तो सब टॉपरों की हवा निकल जाती है। तो सर यहाँ पर अब एक अभी बात जानना मैं एक चाहूँगी। बात पूरी करना चाहता हाँ, हूँ जी, जी। कि ऐसे ही जैसे किसी लेखक की कोई किताब एक चल गई, हुँ, जैसे हुँ, इसने पहली किताब लिखी, इत्तेफाकन वो चल गई। हुँ, हुँ, यानी उसने संघर्ष तो नहीं किया, उसे किस्मत से मिल गया। जो शोहरत है, जो पब्लिसिटी है, वो किस्मत से मिल गई। हुँ। अब प्रकाशक क्या करेंगे? वो उसकी शोहरत को बेचेंगे। अब उन्हें उस लेखक से बेचने वाला सामान चाहिए। तो अमूमन आप देखा होगा कि जिस लेखक की पहली किताब अच्छी चली, उसका ग्राफ नीचे आया। उसका ग्राफ नीचे आया 1-2 किताबों के बाद। अब जैसे कहते हैं कि अगर एक पुरखा नाम कर जाए तो 3 पीढ़ियाँ उससे लगा के खा लेती हैं। तो एक किताब तो एक किताब जब चल जाए तो प्रकाशक उनकी 1-2 किताबें और बेच लेते हैं। अब उनका लेखन का ग्राफ तो ऊपर गया नहीं। जी। अब वो और नीचे आए। अब उन्होंने बेचने का सामान लिखा। यानी अब जो लेखन आ रहा है वो बाई प्रोडक्शन है। तो उसके बाद वो प्रकाशक लेखक को इतना घिस देते हैं कि वो फिर हाथ में पकड़ने लायक भी नहीं रहता। तो कई लेखक आए और चले गए। कई संघर्ष कर रहे हैं कि मैं अपने पैर जमाए रखूं। तो अब ये चीजें काफी दिखाई दे रही हैं। सब चीज चलती है। अब हम जैसे लेखक हैं, अब कोई गॉडफादर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो सही चीज कहने में दिक्कत क्या है? जब हम किसी दीवार के सहारे खड़े ही नहीं है, कुछ अपेक्षाएं ज्यादा नहीं है, तो दीवार गिर जाए तो मुझे क्या दिक्कत है? दिक्कत तो उन्हें होती है जो दीवार के सहारे खड़े होते हैं। अगर वो गिरेगी तो साथ में जाओगे। बिल्कुल सर। हाँ, तो ये बहुत, जो लेखक क्योंकि नए राजनीति। हाँ। जी, जी। जो लेखक नए हाइप पे चढ़ते हैं, उन पर एक दबाव भी हो जाता है कि वो पाठकों को और जो उस अनुसार बने रहे अपने पैर उनके अ, दबाव रहता है कि वैसा लिखे और वैसा ही दे, जब तक वो बिक सके।
हाँ, क्योंकि उन्हें तो बेचना है। अब क्या है कि अगर किताब में दम होगी तो पढ़ेगी और नहीं 4 लोग पढ़ेंगे फिर कहेंगे इस किताब में कुछ है ही नहीं। अगर 4 लोगों ने कह दिया तो फिर ये समझ में आ जाता है एक किताब चलती है और वो चीज़ और पहले तो एक लाइन थी कि पल्प राइटिंग एक अलग होती थी, साहित्य एक अलग होती थी। तो पाठक के पास चॉइस थी, जिसे साहित्य पढ़ना होता है वो साहित्य की तरफ चला जाता है और जो पल्प राइटिंग की तरफ जाना होता है तो वो वहाँ चला जाता है। तो अब क्या है कि अब आलोचना का कोई मतलब नहीं है। मैंने आलोचना केवल इसीलिए छोड़ी है कोई मतलब कि नहीं है। आज बिल्कुल। आलोचना का कोई मतलब नहीं है। आज जितनी भी समीक्षाएं हैं वो सब प्रायोजित हैं, केवल किताब बेचने के लिए है। तो अब किताब बेचने के लिए ठीक है, आप आप ये तो कर सकते हैं कि मेरी किताब ये रखी है, लेकिन जब उसकी पेज पलटे जाएंगे तब क्या होगा? तब तो हवा निकल ही जाएगी। तो समीक्षक कोई पहले बड़बड़ मात्रा में पड़ती होगी फिर। नहीं नहीं, अब आप सही समीक्षा लिखोगे तो पत्रिकाओं वाले नहीं छापेंगे, नहीं कोई छापोगे कोई क्योंकि वो राइटर और पब्लिशर्स भी नहीं पूछेगा। हाँ, क्योंकि जो पत्रिका का जो संपादक बैठा है उसके लेखक से अच्छे संबंध है, हुँ। वो नहीं छापेगा। तो अब ऐसी समीक्षाएं लिखने से फायदा क्या है कि जिससे आपको कोई छापे ही ना और झूठी तारीफ। एक सवाल है सर कि अधिक पैसा खर्च ना करने की स्थिति में क्या जी, तो अधिक जो पैसा बीच खर्च की ना रेखा करने की थी, स्थिति में क्या हाँ किसी हाँ प्रकाशन से फिर किताब छपवाना कहाँ तक सही रहेगा? हाँ, दोनों स्थितियां हैं। देखो इसमें मैं एक चीज कहूंगा, एक तो आप समय के साथ भी चलिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने किताब की मार्केटिंग नहीं करें। अगर आपकी अच्छी हुँ। रेड ग्रैप वालों ने जैसे और जो उनसे अच्छे बड़े प्रकाशक थे उनने पैसे के लिए कहा, तो मैंने कहा पैसे तो मेरे पास है ही नहीं, हुँ, क्योंकि मैं कमाता ही नहीं हूँ। जब मैं साहित्य में जीवन खपा रहा हूँ, हुँ, या तो मैं पैसे कमाता और जो भी लिखता वो छप पाता। हुँ। जब मैं लिख रहा हूँ तो कोई ना कोई छापेगा। तो रेड ग्रैप वाले तैयार हो गए, उन्होंने कहा कि मैं आपकी किताब छापूंगा। तो उन्होंने कहा कि इसकी आप थोड़ी आपका एक पाठक वर्ग है, आप थोड़ी सी चर्चा कीजिए। तो आपकी किताब अच्छी किताब है और ये बेची जा सकती है। तो मैंने जो मेरे संपर्क के लेखक थे या जो सब, मैंने उन्हें किताबें भेजी। तो एक बड़ी लेखिका ने मुझसे उसी कमेंट में कहा कि इस तरीके से आप ये लिंक भेज रहे हैं, ये सब ये किताबें कौन पढ़ता है? तो मतलब बहुत बड़ी लेखिका, कई पुरस्कार पुरस्कार अ, लेने वाली लेखिका, क्योंकि आजकल पुरस्कार अर्जित कम किए जाते हैं, दिए ज़्यादा जाते हैं। मैं इस सवाल पर भी आने वाली थी सर। जब बात नहीं छिड़ी है तो मैं तो हो ही मैं इसे पूरी कर लूँ मैं। हुँ, तो हुँ। वो महाभारत की किताब उन लेखिका की किताबों से कहीं बेहतर अमेज़न पे बेस्ट सेलिंग रैंक में बिकी वो। महाभारत के बाद हज़ारों की संख्या में किताब बिकी और उपन्यास लेखक में उतारने का जो श्रेय है वो महाभारत के बाद को दूँगा मैं। हुँ, तो उस किताब ने मुझे एक उपन्यास लेखक के रूप में स्थापित कर दिया था। क्या बात है। तो उस किताब के बाद किताब छपवाने के लिए मुझे कभी संघर्ष नहीं करना पड़ा। फिर मेरी कविताओं की मतलब हर किताब मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट छपी और सब किताबों ने बेहतर किया। जब बात मतलब सर फ्री है, प्रकाशन में फ्री ऑफ कॉस्ट की हाँ, बातें आई है, मंजू जी का एक सवाल वो हाँ, अधूरा था कि यदि कोई प्रकाशक का जवाब ही ना आए,
पांडुलिपि भेजने के बाद उस स्थिति में क्या करना चाहिए लेखक को? ये वाला एक सवाल है। हाँ, हालाँकि जी। तो मैं हाँ, इसका सबसे बढ़िया समाधान ये है कि आप कोई नया प्रकाशक देखिए। आप एक नया प्रकाशक देखिए जो आपकी किताब छाप दे। देखो मैं नए लेखकों से सबसे बड़ी चीज़ यही कहूँगा कि आपके पास मार्केटिंग के और पोस्टर बॉय बनने के लिए पैसा नहीं है, तो आप कितना भी अच्छा लिख लो, आपको इंतज़ार तो करना पड़ेगा। आपको अगर आप बेहतर लिखते हैं, तो ये भरोसा रखिए कि एक ना एक दिन आप पढ़े जाएँगे। और जो भी प्रकाशन मिले, आप किताब को वहाँ से प्रकाशित कराइए, जो भी आपको छाप दे। अगर आप 10-20 हज़ार रुपए खर्च कर सकते हैं, तो आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास पैसा है, आपकी किताब अच्छी है और कहीं भी आप अगर 10-20 हज़ार खर्च कर देंगे, अगर आपके पास है तो, कि आपको घर में कोई परेशानी नहीं आनी उनसे, तो आप उन्हें कर सकते हैं। तो और अगर है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए और कितना इंतज़ार कीजिए कि आपकी किताब अपना काम करे। आज सोशल मीडिया का समय है, आज तो सब साधन है। आज तो आप अपनी बात रख सकते हैं, अपनी किताब रख सकते हैं। आप किताब के पेज पढ़कर खुद लोग बागों को सुना सकते हैं। तो आज के समय में प्रकाशन कोई मैटर नहीं रखता। तो ये बड़े प्रकाशन का जो मैं सोड़ है, ये बिल्कुल मैटर नहीं रखता? नहीं, कोई मैटर नहीं रखता अगर लेखक को ये कॉन्फिडेंस है कि मैं बैसाखियों के सहारे नहीं खड़ा है। मैंने वही कहा है कि अगर आप दीवार के सहारे खड़े हैं, तो आपको समस्या है। अगर आपके लेखन में दम है, तो थोड़ा समय लगेगा। आपको साल भर लगेगी, 2 साल लगेगी। अगर आप अपनी किताब बार-बार सामने आपके 4 पेज भी और अगर पढ़े आपके विचार समझ में आए, तो वो किताब पढ़ी जाएगी। मैं सोच भी नहीं सकता था जब ये प्रेम प्रक्रिया में लाया, हुँ। तो ये विचार प्रकाशन की पहली किताब थी। अच्छा। पहली किताब थी और मैं अपने संपादन में कही जितने भी एक्सपेरिमेंट होंगे, वो मैं खुद करूँगा और अपने ऊपर करूँगा। क्योंकि आज मैं कर सकता हूँ, हुँ। क्योंकि मेरी किताब में इतना दम है वाक़ई में सर, ये तो है। कि कि जो जो भी पढ़ेगा, एक बार पेज पलट ले। अब पढ़े नहीं, अगर वो धारणा बना ले कि नहीं ये तो बेवकूफ़ लेखक है, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उसमें उसकी एक सामान्य समझ है, मतलब उसकी समझ इतनी है कि थोड़ा जीवन की थोड़ी बहुत समझ है, तो वो उसे बिल्कुल पढ़ेगा। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल मैं मुझे लगता है पढ़ना ही चाहिए। प्रकार ये हाँ, किताब इतनी और शानदार वो किताब सबसे बड़ी हाँ, वो किताब इतनी बिकी कि उसका लगभग दूसरा संस्करण आने के लिए उस पे काम शुरू हो गया है। और क्या मैं ये सोच नहीं पा रहा था कि मैं ये पहले मतलब प्रकाशन की जो मेरे संपादन में पहली किताब आई थी कि उसकी जो किताबें हैं वो 4 अंकों तक पहुँच सकती हैं, कि मैं इतनी बेच सकता हूँ। क्योंकि ये चीज़ तो सब मेरे सामने रही है, तो मुझे पता है कि कितनी किताबें बिकती हैं। क्योंकि इसमें ऐसा तो है नहीं कि मुझे अपनी खुद की रॉयल्टी थोड़ा ही मारनी है। बिल्कुल सर। अगर हैं? कोई विचार कि प्रकाशन से जुड़ना चाहे अपनी किताबों को लेकर नए लेखक हैं, उसके लिए विचार प्रकाशन का द्वार किस तरह खुला है? विचार प्रकाशन का ये खुला है कि वो मुझे पांडुलिपि भेजे। पूरी? हाँ, अगर जैसे वो अभी पूरी लगातार पांडुलिपि दे 40% 40% ऐसा कहते हैं देने के लिए। हाँ, 40% भी भेज दे। क्योंकि वो कहते हैं कि वो एक चावल से वो समझ में आ जाता है कि क्या है। हुँ, हुँ। और अगर उसमें किताब में तो वही बात तो मैं पूरी कर रहा था हाँ, हाँ, हाँ। जी, कि सर। जो किताब वो मेरे पास आई थी, तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि मैं टाइपिंग के लिए भी पैसा नहीं दूँगा।
तो टाइपिंग से लेकर प्रकाशन तक का जो पूरा काम था, वो किताब मुझे इतनी अच्छी लगी कि ये किताब आनी चाहिए। और एक जो लेखक कहीं न कहीं साहित्यिक परिदृश्य से निराश है, हताश है। हुँ। हो सकता है कि मेरा एक छोटा-सा प्रयास उसे सहारा दे, उसके जी। मन में थोड़ी जागरूकता पैदा कर दे कि नहीं मैं आगे चलूँगा। और ये किताब बाकायदा पूरे प्रमोशन के साथ और सब चीज़ें ये सब प्रकाशन करेगा। तो ये जो विचार प्रकाशन है इसीलिए है। और हम एक कार्यक्रम भी चला रहे हैं। हम कौन-सा कार्यक्रम चला रहे हैं कि जैसे लेखक हैं, उन्हें वो आज की जो नई पीढ़ी है वो बहुत टैलेंटेड है। तो ये तो सीख जाती है कि हमें कैसे लिखना है। हुँ। लेकिन उनकी ये समझ में नहीं आता कि हमें लिखना क्या है। और ये समस्या तो कई 60 साल के 70 साल के लेखक भी हैं। उन्हें ये पता है कि कैसे लिखना है लेकिन ये नहीं पता है लिखना क्या है। हुँ। तो ये समस्या तो हर जगह है। तो हम ये भी उनसे डायरेक्ट मतलब सीधे बात करके ये और सब चीज़ें करके उन्हें ये बताते हैं, ये समझाते हैं, गाइड करते हैं कि आप क्या लिखें और किस तरीके से लिखें और आपकी जो क्षमता है वो क्या है। आप लव स्टोरी बेहतर लिख सकते हैं या आप पौराणिक लेखन अच्छा कर सकते हैं या आप दर्शन में जा सकते हैं या ये एक तरह आप का वर्कशॉप है। हाँ, किस तरीके से आप किस क्षेत्र में बेहतर लिख सकते हैं। हुँ। तो हम उन्हें ये बताते हैं। अब कई कई लेखकों की जो लव स्टोरियाँ हैं, उनकी खुद की होती हैं या कुछ जेन्युइन उनकी अनुभूतियाँ होती हैं। तो अगर वो खुद को व्यक्त करें पहली किताब में, तो वो किताब इतनी कमाल की होती है कि कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल आप नया और फ्रेश अनुभव रहता है। बिल्कुल फ्रेश किताब आती है। आप ये नहीं कर सकते कि आप एक 20 साल 25 साल की उम्र में आदर्शवाद ओढ़ के कबीर और सुकरात की भाषा बोलने लगे। हुँ। क्योंकि ये ज्ञान तो इतना बिखरा पड़ा है कि भा उसकी कोई सीमा नहीं है। आज केवल नयापन चाहिए, नयापन चाहिए और सीधी बात चाहिए। अगर आप नए लेखक हैं, तो ज़्यादा चक्करों में मत पड़िए। खुद को लिखिए, आपकी किताब पढ़ी जाएगी। आपकी अनुभूतियाँ अगर कृत्रिम हो गई, आर्टिफ़िशियल अगर वो हो गई और आपने अपना टैलेंट दिखाया या बेचने की कोशिश की, तो समस्या है। फिर वो किताब सब गड्ढम-गड्ढ हो जाती है। बेचने के लिए पहली किताब आप कभी मत लिखिए। पहली किताब चाहे वो कविता हो, चाहे वो कुछ भी हो, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है। बीए हुँ। सेकंड ईयर की सिलेबस में जो कविताएँ मेरी चल रही हैं, वो जब लिखी गई थी जब मुझे कविता का पता नहीं था। ये सर जो आपकी बीए द्वितीय वर्ष में है मराठा मुंबई उसके हाँ, साहित्य में स्वामी रामानंद जी। तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में है। और तो आपकी आलोचनात्मक जो पूरा संग्रह है उस पर मुदस्सर सर ने काम भी किया हुआ है, संपादन किया हुआ है। हाँ, उन्होंने हमारी सारी किताबों पर समीक्षाएँ लेके बहुत हुँ। मेहनत की है उन्होंने। तो हुँ। देश-विदेश की समीक्षाएँ भी उसमें हैं। हुँ। लगभग एक बहुत बहुत अच्छी किताब और ये किताब अमूमन एक शोधार्थियों के लिए तैयारी की गई थी। क्योंकि जो पीएचडी कर रहे हैं, हमारे साइड पे बहुत सारे लोग हैं, हुँ। तो रेफ़रेंस के लिए और क्या होता है कि एक छोटा शॉर्टकट भी होता है, कि कुछ पका-पकाया भी मिल जाता है। तो इस सब के लिए ये किताब महत्वपूर्ण हुई और ये सब चीज़ें मुझे चमत्कार सी लगती हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जब पीएचडी लायक नहीं हो सका, तो मेरे ऊपर पीएचडी हो ये मैं कैसे सोच सकता था। हुँ। तो मेरा लेखन क्या है कि बिना अपेक्षाओं के रहा हुँ। और ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी रही कि शुरुआत में मुझे प्रकाशकों ने नहीं छापा,
तो मैं सोचता रहा कि शायद किताब में कमी होगी और बेहतर लिखूँ, इस किताब में कमी होगी, ये नहीं चली और बेहतर लिखूँ। हुँ, तो उसके बाद खुद को सुधारते, 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 सुधारते एक समय ये आ गया कि अब कहीं कोई संदेह नहीं रहा। क्योंकि बिल मैं कभी रूपरेखा बना के नहीं लिखता। ऐसा नहीं है कि मैंने एक उसकी समरी बना ली और फिर उसी को मैं बढ़ा रहा हूँ, लिख रहा हूँ। मैं ऐसे कभी नहीं लिखता। मैं एक विचार से मैं अपनी किताब शुरू करता हूँ। और जैसे जब भी लिखने बैठता हूँ, रैंडमली जो विचार उस समय दिमाग में आए, वही लिखते हैं। वही लिखे और बात खत्म। फिर उसके समझ आगे ऐसे ही शुरू इसी ऐसे कई किताबें अधूरी रह जाती हैं। फिर मैं दूसरी शुरू कर देता हूँ। कोई विचार आया कि ये अच्छा है, शुरू कर दो। तो कई बार कई किताबें आगे पीछे होती रहती हैं। जी सर। तो इसीलिए मेरा टोटल काम फ्री स्टाइल है। कोई रेखा नहीं, कोई तैयारी नहीं, कभी भी। इसीलिए मुझे भाषण देने में बहुत दिक्कत आती है। जब तक सामने वाले से सब सीधे संवाद ना हो, क्योंकि मैं कोई तैयारी तो करता नहीं हूँ। मेरी जो ताकत है वो सामने वाले के क्वेश्चन है। अगर सामने वाले के क्वेश्चन आते रहेंगे तो मेरा दिमाग काम करता रहेगा। तो चलिए बहुत सारी अच्छी इसीलिए बात मैं कही। जी सर, जी सर। हाँ, सॉरी। हाँ, तो इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि जितने ज्यादा प्रश्न हो, उतने मुझे ज्यादा सुविधा रहती है बात करने में। बिल्कुल सर। तो आपका प्रकाशन धन्यवाद का कह रहे हैं मंजू प्रकाशन जी। जी, जी, उचित सलाह के लिए। हाँ, और एक बहुत अच्छी बात कही है अच्छा भावना अच्छा, भूषण जी ने कि किताबें अगर अच्छे हाँ, समीक्षकों के हाथ लगती हैं, तो उसकी समीक्षा पढ़कर पाठक अगर किताब खरीदे और वो बिकने लगे तो ये एक अच्छा है। हाँ, नहीं ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आलोचना साहित्य की एक विधा है। ये जो अब जो सोशल मीडिया का जो दौर चला, ये 10-20 साल का दौर, हुँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये अगर ये समय जाना जाएगा तो ये आलोचना के शून्य काल के रूप में जाना जाएगा। बिल्कुल सर, मैं ये सहमत हूँ। आलोचना का शून्य काल है। आजकल ये समीक्षा का यही तो मैं कह रहा था कि जो साहित्य के जो पल्प राइटिंग के और साहित्य के बीच में जो बारीक रेखा थी, हुँ, आज वो खत्म हो गई है। बिल्कुल। आजकल ये समझ पाठक को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये मैं कौन सी किताब खरीदूं। अब तो ये है कि आप उनके रिव्यू और कमेंट देखिए जो एक आम पाठक के हैं। वो ये कह रहा है कि मेरे उसने लिख दिया कि बकवास। तो वो बकवास का मतलब ये है कि वो किताब की पूरी समीक्षा है। यानी पाठक उससे 1% भी संतुष्ट नहीं है। समीक्षा का अर्थ ये नहीं होता कि वो किताब की एक सारांश निकाल के रख दे। समीक्षा का अर्थ ये होता है कि लेखक कहाँ चूका है, कहाँ लेखक और बेहतर कर सकता था। लेखक के ये जो विचार हैं, ये समाज और देश के लिए अच्छे नहीं है। या लेखक ने प्रश्न तो उछाले हैं, लेकिन उसका समाधान नहीं दिया। एक्चुअली क्योंकि समाज क्या करता है? समाज राधा कृष्ण को एक प्रेमी प्रेमिका के रूप में पूछता है, लेकिन हीर रांझा और लैला मजनू के कहीं कोई मंदिर नहीं बने। क्योंकि समाज नहीं चाहता कि ऐसी प्रेम कहानी समाज में आदर्श बने कि जो घर से भाग के निकले या माँ बाप को नीचा दिखा के निकले। ये हुँ, प्रेम नहीं है। ये जो लड़कियां घर से भाग के शादी करती हैं या ये सब चीजें या लड़के करते हैं, इसमें 1% भी प्रेम नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये केवल उम्र का खेल है। ये केवल ये हार्मोन्स का खेल है। मैंने जब प्रेम प्रक्रिया है पढ़ रही थी, उसमें भी है ये बातें। हाँ, क्योंकि
मैं ये कहता हूँ एक बार अगर किसी व्यक्ति के भीतर प्रेम पैदा हो जाए, हुँ, तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि वो पूरी ज़िंदगी में ना तो किसी को दुःख दे सकता है और ना किसी से नफ़रत कर सकता है। एक उसमें बड़ा ही खूबसूरत-सा आपने प्रसंग भी लिखा है कि एक लड़का और हाँ, लड़की प्रेम में होते हैं, बिना कभी कहे एक-दूसरे को बताते हुए वो उसकी सारी बातें समझ जाते हैं। नियति ऐसी होती है, दोनों की शादी अलग-अलग हो जाती है, लेकिन बहुत समय बाद जब मिलते हैं, तो पूछते हैं कि कैसी हो? और हाँ, तुम है हो ये। हाँ, हाँ, तुम हो, तभी तो मैं हूँ। ये कितनी बड़ी बात है। मेरे तो ऐसे अभी भी ऐसे खड़े हो गए। कितना सुंदर सा लिखा है, ये वाक़ई में ये प्रेम ही है। ये कितना यही खूबसूरत तो है। प्रेम है। प्रेम में कोई अपेक्षा ही नहीं है, कोई पाना कोई नहीं है। टेंशन नहीं है, ज़िंदगी जी रहे अगर हैं। पाना पाना आ गया, इसीलिए तो उसका शीर्षक प्रेम प्रक्रिया है। हाँ, प्रक्रिया यानी पूरा प्रोसेस है। पूरा प्रोसेस है। यानी आपने आपको अगर ग्रेजुएट होना है, तो पहले आपको एलकेजी, यूकेजी से शुरुआत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो यही तो प्रेम की प्रक्रिया है। आपने किसी को देखा, हुँ, तो वो आपको सुंदर लगी। अब हुँ, सुंदर लगी तो ठीक है, ये आपके अंदर ये बोध है कि आपको जो आपके पैमाने हैं सुंदरता के, उस पे वो सामने वाली अच्छी लगी। अगर वो अच्छी लगी, तो प्रेम थोड़ा ही हो गया। हाँ, वो एक फिर तो दिमाग उसका एक बहुत अच्छा ये भी दिमाग याद तो आया मुझे सर कि तुमने देखा है हाँ, करीब से उसे? नहीं, मैंने देखा नहीं। अरे वो महँगी है। अच्छा वो हुआ महँगी है। तूने मुझे बचा लिया। तुम्हें कैसे पता? अच्छा, क्योंकि हम दोनों एक-दूसरे से प्रेम करते हैं। अब बोलो कैसा प्रेम? और और जिसने जो उससे प्रेम हो सकता है उसने कभी देखा ही ना हो कि वो महँगी भी है। क्योंकि प्रेम में तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। बिल्कुल, क्योंकि प्रेम में देखो जहाँ पाना है, वहाँ फिर प्रेम कैसे पैदा हो जाएगा? प्रेम तो समर्पण है। अगर आप राधा का प्रेम आज इसलिए पूजा जाता है कि उन्होंने कभी कोई अधिकार जताया ही नहीं है, कोई अधिकार नहीं जताया, माँगा ही नहीं कभी। कभी माँगा ही नहीं है। प्रेम में माँगना होता ही नहीं है। इसीलिए तो राधा का प्रेम आज राधा का प्रेम ऐसे ही प्रेम थोड़ा ही हुआ। आदमी लगभग अमूमन दूसरे चरण से वापस आ जाता है कि उसे सुंदर लगी और देखा उन्होंने, तो पाने की इच्छा हुई और पा लिया तो सब खत्म। अगर सब खत्म हो गया तो फिर बचा क्या? फिर काहे का प्रेम? काहे का प्रेम, इसीलिए बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ कि जिसके भीतर प्रेम पैदा हो गया, तो ये मान लो कि दुनिया में उससे सुंदर व्यक्ति तो कोई है ही नहीं। उसका चित्त लियो सुंदर टाइल्स हुँ, लियो टालस्टॉय ने अपनी आत्मकथा में लिखा था एक, उसमें हमने उल्लेख भी किया है प्रेम प्रक्रिया हाँ, में उल्लेख किया है। कि जी, मेरी माँ चाहती थी कि मेरी दोस्ती किसी शादीशुदा स्त्री से हो जाए, तो मैं आदमी बन जाऊंगा। हुँ, कितनी बड़ी बात है। दर्शन का मतलब यही तो होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखना है तो अपन जैसे किसी मंदिर में गए, अपन को मूर्ति दिखेगी, उसमें प्रसाद लगा हुआ देखा, उसमें मक्खी भी भिनभिनाती दिखेगी। तो दिखना तो ये है, लेकिन अपन जब आंखें बंद करते हैं, तो जो ईश्वर की अवधारणा है, जो ईश्वर का सामर्थ्य है, वो अपनी अंतरात्मा में उतरता है। तो यही तो दर्शन है कि जो आंखों से नहीं, वो अंग्रेजी में एक कहावत है, सी वो हुँ, बिटनाए, वही तो दर्शन है। बिल्कुल, तो कितनी बड़ी बात है कि अगर बिल्कुल। जो उम्र है, जैसे अब हंसी हुँ, मजाक का है, ननद भौजाई का रिश्ता है, तो ये जो रिश्ते हैं, ये उसी जो टाइस्टाई की जो वो एक उन्होंने जो कोटेशन दिया था
ये वही तो है कि देवर भाभी हम उम्र होते हैं, हंसी मजाक होता है, सब चीजें होती हैं, खुल के बातें होती हैं, लेकिन जो एक मर्यादा की रेखा है हुँ, वो कभी नहीं लांघी जाती। बिल्कुल, बिल्कुल तो सर। तो वही चीज थी कि परिवार उस समय नहीं टूटते थे। तो यही तो प्रेम है। प्रेम आपके देखो। आपके वॉल को जब मैं पढ़ रही थी, तो प्रेम हाँ, प्रक्रिया में इसकी चर्चा कुछ साल पहले मुझे लग रहा है कि 2022 या 23 में हमने देखी कि आप अपने हाँ, विचार बताएं कि प्रेम क्या है, मैं जानना हाँ, चाहता हूँ, फिर मैं लिखूंगा कि क्या है। हाँ, एक तरह से उसकी भूमिका जब हम हाँ। पढ़ते हैं तो उन सवालों के ही एक जवाब है, एक ड्राफ्ट तैयार है, एक प्रारूप है कि ऐसा ऐसा होता है, ये है प्रेम। मुझे बहुत अफ मुझे बहुत अफ़सोस हुआ था, मैंने सोशल मीडिया पे ये पोस्ट 2-4 बार मैंने पोस्ट डाली थी, जब अच्छा। ये किसी इस किताब की परिकल्पना मेरे दिमाग में थी कि मैं प्रेम पे लिखूँगा। हम्म। तो मैंने लिखा था कि लोग बागों के मन में प्रेम के प्रति कुछ सवाल हों, कुछ जिज्ञासाएँ हों, कुछ चीज़ें ऐसी हों, जो वे जानना चाहते हो। क्योंकि प्रेम के सबकी अपनी-अपनी अलग-अलग अनुभूतियाँ होती हैं। हम्म। लेकिन मुझे अफ़सोस इस बात का हुआ कि सोशल मीडिया पे मुझे 2-4 प्रश्न भी ऐसे नहीं मिले कि जिन पर मैं चर्चा कर सकता था। सर हम तो नहीं मैंने जुड़ेंगे। नहीं, तो आप अब भी दे सकती हैं, तो जो नए संस्करण आएँगे उनमें ऐड हो जाएँगे। अरे बिल्कुल सर। तो ये चीज़ और ये प्रेम मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि प्रेम चीज़ होती क्या थी। पहले जो शादियाँ 9-9 साल में होती थी, बाल विवाह में अगर पुनर्विवाह की अवधारणा जोड़ दी जाती कि अगर कोई कम उम्र में विधवा हो रही है तो उसकी शादी करा दी जाए। तो बाल विवाह में क्या होता था कि एक 9 साल की बच्ची की शादी करा दी। तो उसके चिंतन में वही एक लड़का तो है कि जब मैं क्योंकि शादी हो गई है, उसके मन में जो भावनाएँ हैं, वो उसी लड़के को केंद्रित करके पनप रही है। वो हम्म। वो 10-12 साल की उम्र में ये सोच रही है कि जब मैं 18-19 की या 14-15 की हो जाऊँगी, तो जब मैं उसके पास जाऊँगी तो उसकी हम्म। कल्पना क्या होगी? तो वो बरसों पल कल्पना करती है। ये बुंदेलखंड में मामूलियत खेली जाती है। छोटे-छोटे बच्चे खेलते हैं, छोटी बच्चियाँ खेलती थी, तो उसमें क्या होता था पूरी शादी की यानी मानसिक रूप से उन्हें उसके लिए तैयार किया जाता था। तो जिसकी शादी 9 साल में हुई, उनकी मैरिड लाइफ़ 90-90, 100-100 साल तक बहुत बेहतरीन चली सर यहाँ और पर ऐसी हाँ, बाल विवाह है और गौना बाद में होता था और बचपन से ही एक मनोविज्ञान कह लें कि वो उस रिश्ते के लिए परिपक्व होते-होते पूरी तरह समर्पित हो जाना, समर्पण का एक भाव। समर्पित हो जाती है। हाँ, लेकिन हाँ, बाल तो विवाह तो चलिए हाँ, निषिद्ध है, लेकिन जैसे-जैसे वयस्क हो हाँ, रहे हैं, हमारे में बुद्धता वो आती निषिद्ध क्यों हुआ? वो निषिद्ध इसलिए हुआ कि उसमें बहुत सी कमियाँ थी जो समाज ने नहीं हुँ, क्योंकि पहले इलाज अच्छे नहीं था और सब चीज़ें नहीं थी, तो कुछ लड़के बौना होने के पहले भी खत्म हो जाते थे। हुँ, हैं? तो क्या है कि अब वो पूरी जीवन भर वैधव्य भोगती थी। तो किन परिस्थितियाँ पैदा होती थी, कुछ फिज़िकली होती थी, कुछ मेंटली होती थी, कुछ पारिवारिक होती थी। तो इन सब चीज़ों से सरकार ने ये बहुत बढ़िया कदम उठाया था कि अगर आदमी अनुशासित नहीं हो, उसे शासित कर दो, कि जो बातों से नहीं मान रहा है, उसके लिए डंडा उठा लो। तो ये चीज़ वही है। अब आज के समय में एक 30 साल की लड़की शादी कर रही है, तो जो उसका कल्पनाओं का है, देखो औरत का जो
देह है, जो दैहिक चीज़ है जिसके लिए उसे कुदरत ने बनाया है, अपना काम करेगा। इसीलिए पहले की लड़कियों से जो माँ-बाप थे, वो 12-13 साल से उनसे बहुत फिज़िकली मेहनत कराते थे। क्योंकि जो औरतों के अंदर ऊर्जा है, उसे वो अपना काम में खर्च करती थी। कुछ कढ़ाई-बुनाई और ये सब चीज़ों में खर्च करती थी, गाने-बजाने में करती थी। इसीलिए करती थी कि उनका जो जो अंदर की ऊर्जा है, जो ऊर्जा वो ऊर्जा सृजन की है, जो जीवन देने की ऊर्जा है, जो चीज़ों को गढ़ने की ऊर्जा है, अगर वो उसमें नहीं लग रही तो कहीं रचनात्मकता में लगा दो। अब आजकल क्या है कि अब समय बदल गया। अब तो कोई काम ही नहीं है। तो उनका जो शरीर की जो शारीरिक ऊर्जा है, वो ऊर्जा गलत दिशा में जा रही है। पर सर ये तो तो गलत हुआ ना, कहीं न कहीं पुरुषसत्तात्मक सोच ने इस चीज़ को पहले अलग तरह से यूटिलाइज़ किया और अभी इस तरह से अगर गलत नहीं, दिशा में जा रही है, तो ये भी गलत हो गया ना सर? नहीं, उसका विश्लेषण गलत हुआ है। अच्छा। चाणक्य नीति में एक चीज़ लिखी है हुँ, कि औरत की शादी अगर समय पे ना हो, हाँ। तो 20-25 साल के बाद वो दिन-दिन बूढ़ी होती है। वो अलग चीज़ है सर, वो तो एकदम वो न कॉन्सेप्ट ही अलग है। 9 साल की 9 तो साल में विवाह 13 साल का अगर बालिग होते-होते हो, तो 90 साल या 100 साल की शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी नहीं, है, उससे बेहतर अ, है कि जी, जी सर। ये बातें किताबी हैं। आप फील्ड में जाके हाँ, आप चेहरों को देखिए, आप चेहरों को देखिए। आप एक जिसकी शादी 16, 17, 18 मैं ये बाल विवाह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हुँ। समय की बात कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल, जिस ये समय में उचित जिस समय जिस ज़रूरी समय है। में हाँ, 9-10 साल की उम्र में शादी होती थी और 17-18 साल में गोना होता था। हुँ, वो औरतें 60-80 साल की उम्र तक 70 साल की उम्र तक उन्होंने एक सिंगल टैबलेट नहीं खाई कभी और उन्हें अपने चेहरे पर क्रीम लगाने तक की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब मैं अपनी दादी को देखता था, मेरी दादी की शादी 9 साल की उम्र में हुई थी और वो करीब 90 95 के आसपास गुज़री। तो दादी के सामने उस समय जैसे आज से 10 साल पहले जब वो 60-70 के बीच की थीं, मतलब जो नई पीढ़ी की जो 30-35 साल की औरतें, उनके सामने फीकी लगती थी। ये तो है सर, एक तो पहले का खान-पान भी बड़ा शुद्ध हुआ करता था, ये भी चीज़ें हैं नहीं, और सही खान-पान नहीं, मायनों में मानसिकता, अच्छा केवल मानसिक दिमाग में देखो ये केमिकल फैक्ट्री है। अगर हुँ, आप बायोलॉजिकली साइंस के हिसाब से देखो या मनोविज्ञान के हिसाब से देखो, तो केवल मानसिकता ही ऐसी चीज़ है जो आदमी के शरीर को सबको नियंत्रित करती है। ये तो आप है सर। फ्राइड को पढ़िए आप फ्राइड को पढ़िए तो उन्होंने पूरी चीज़ें एक तरफ ले जाके रख दी हुँ, कि आप सोचते क्या हैं? मैंने महाभारत के बाद में ये लिखा था कि गांधारी की उम्र एक लड़की क्या सोचती है? यही तो सोचती है कि इस चीज़ को आप प्रेम से अलग नहीं कर सकते। हुँ, अगर आपको औरत के संदर्भ में प्रेम को परिभाषित करना है तो आप इसे अलग नहीं जा सकते। वो तो तो बिल्कुल नहीं जा हुँ, भीष्म पितामह ने ज़बरदस्ती उनका हरण करके एक अंधे को ब्याह दी। एक 16, 15, 16 साल की लड़की क्या सपने सजाती है कि मुझे पति ऐसा मिले जो घुमाए-फिराए और मेरी हर इच्छा पूरी करे, ये करे, वो करे। मतलब उसका एक जो सपना होता है कि वो उसे प एक 16-17 साल की लड़की को दौलत से या सबके उससे एक कोई मैसेज दिख रहा है मुझे बाल विवाद अपराध है। हाँ, ये बहुत बाल अच्छा है, मैं भी सेम यही थिंग कहना चाह रही थी मैं कि मैं ये पूर्ण अपनी बात मुझे ये बात मैं भूल जाऊँगा, सॉरी मुझे ये बात
पूरी हाँ, कह मुझे ये बात पूरी कर लेनी थी। तो एक 16 मैं बाल विवाह अपराध है, ये सही है, ये मैं भी मानता हूँ और पूरी दुनिया मानती है। जी। और ये अपराध इसलिए बनाया कि जो गंदी मानसिकता के लोग हैं उनका आज बाल विवाह अपराध भी है, तब भी वो सोच बरकरार है और वो सब हो रहा है। हुँ, उसे कानून भी नहीं रोक पा रहा है, सजा देता है कानून। बिल्कुल, कानून सजा तो दे सकता है लेकिन रोक नहीं सकता, क्योंकि वो मानसिकता से चीजें जुड़ी हैं। तो बिल्कुल। गांधारी का विवाह जब उन्होंने धृतराष्ट्र से कर दिया, तो एक ये देखिए कि एक 16-17 साल की लड़की का आक्रोश कितना था। उसने ये कहा कि तुम मुझे इनकी आंखें बनाने के लिए लाए, संतान पैदा करने के लिए लाए, तो ये मेरा प्रतिशोध है कि आप एक का अन्न तो ढो रहे थे, अब तुम्हें दो का ढोना पड़ेगा। मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांध दूं। अब तुम किसी को आंखें फोड़ने से थोड़ा ही रोक सकते हो। तो एक लड़की की जो भावनाएं हैं उस वक्त, क्योंकि उसे सत्ता से मतलब नहीं है, ना उसे सिंहासन से मतलब है, उसे किसी से मतलब नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने ये हर चीज, एक कली भी चटकती है तो कहीं ना कहीं उसमें एक बाहरी फोर्स होती है। एक जमीन में बीज फूटता है तो उसमें बहुत बहुत एनर्जी लगती है। हुँ, तो वो ऊर्जा, वो आक्रोश कितना बड़ा प्रतिशोध रहा कि जिस 16 साल पे जो प्रतिशोध लेने की उसने पट्टी बांधी थी कि उसके 100 पुत्र मर गए, 99 पुत्र मर गए, तब भी उसने पट्टी नहीं खोली। ये तो है सर। कि एक एक माँ का प्रेम क्या, औरत जब एक बार नफरत कर लेती है तो वो जिंदगी में किसी को प्रेम नहीं कर सकती। ये बहुत सही कहा आपने सर, ये सहमत मैंने एक उपन्यास लिखा था, तो जी, उसमें लिखा था कि क्रोध से भरी औरतों के अंदर काम वासनाएं नहीं जागती। बिल्कुल। वो बर्र के ततैये की तरह होती हैं, अगर उनमें हाथ डालोगे तो वो आपको खत्म कर देंगी। वो एक बार अगर चटक गई, तो वो कभी शीशे की भाँति है, वो कभी जुड़ता ही नहीं मन। मैंने अपने आस-पास के जीवन में हाँ, ऐसे कई इसीलिए लोगों को देखा है। इसीलिए कि औरतें देखो, अमूमन एक अपना पूरा परिदृश्य रहा, हुँ, औरतों को शिक्षित नहीं किया गया। तो क्या है कि वो देह से संचालित होती रही, जो उन क्योंकि पूरे परिवेश ने उन्हें देह में डाल दिया। कहते हैं कि वो क्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम। हुँ, ये क्यों हुआ ये आपने आज तक नहीं सुना होगा। इतने धार्मिक ग्रंथ हैं, सब में किसी ने नहीं लिखा कि ऐसा हुआ क्यों, स्त्री इतनी रहस्यमय क्यों हो गई। और जबकि एक छोटी सी बात है, कितना सरल, क्योंकि वहां तक पहुंचने की कभी किसी ने कोशिश ही नहीं की कि अ, पाबंदियां लगा दी। आपने प्रेम प्रक्रिया पढ़ी होगी तो उसमें एक कक्षा 4 की क्लास का मैंने जिक्र किया था हुँ, हुँ। कि एक छोटी सी बच्ची ने एक छोटे से बच्चे को आई लव यू लिख के दिया। हुँ। और मैं और सबसे पहले वो शिकायत मेरे पास आई थी, तो मैंने उसे जेब में रख ली और मैंने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, बच्चे, अरे एक, एक 7-8 साल के बच्चों के मन में अगर प्रेम की भावना आई है तो उसे कुछ लो क्यों। अरे इनका प्रेम कहाँ तक जाएगा। एक चीज़ इससे और है समाज सर, को डर अगर मैंने मुझे जी, जी मुझे बोलिए सर। तो वाह! मैं वहां तक पहुंच रहा हूँ। जी, जी। तो कहाँ तक जाएगा। अब जी, पाबंदी लगा दी, स्कूल वालों ने डांटा, घर वालों ने डांटा, तो जो अंदर पैदा हो रही वो अंदर दबी है। अब दबी है, अब वो उन्होंने ये सीख लिया कि ये भावनाएं उजागर करने में खतरा है, इसे छुप के करो। जी। अब जो चीज छुप अब जो चीज छुप के हो रही है, तो छुप के तो सब चीज रहस्यमय होती है। हुँ, हुँ। अब जो चीज वो छुप के कर रही है उसे देवता और इंसान कहाँ से जान जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सर। अरे छुप के करने, ये ये कभी सोचा है कि छुप के करने के लिए लड़कों में इतनी हिम्मत नहीं होती जितनी हिम्मत लड़कियों में आती है।
वो हिम्मत कहाँ से आती है? वो उनके भीतर की ऊर्जा है जो कुदरत ने दी है उन्हें। अब इसका क्या कर लोगे? बिल्कुल सर। अभी अब ये इससे हटके आप हुँ, प्रेम की कल्पना कहाँ कर सकते हो? लेकिन हुँ, आज जो लड़की शिक्षित है, जो पढ़ी लिखी है, वो अपनी भावनाओं को बेहतर नियंत्रित कर पा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने बच्चों को रचनात्मकता में लगाइए। अगर वो रचनात्मक हो जाएँगे, क्योंकि कला प्रेम पैदा करती है, तो आपको कभी उन्हें देखने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, सटीक और सुंदर बात कही आपने सर। मैं भावना जी का ये कमेंट ले ही लेती हूँ कि लिख हाँ, रही हैं बिल्कुल, बिल्कुल। कि बाल विवाह तो अपराध है, मैं इसे नहीं मानती, लेकिन शादी करने का सही उम्र 30 से पहले है, ये मैं मानती हूँ। क्योंकि 30 के पार आपका दिमाग लॉजिकल होता है और हर बात में लॉजिक ढूँढता है और कोई भी रिश्ता लॉजिक से नहीं चलता। भावनाएँ और संवेदनाएँ 30 साल की उम्र से पहले प्रगाढ़ रूप में रहती हैं। जैसे उम्र बढ़ता है, हम हर चीज़ में लॉजिक ढूँढते हैं और रिश्ते लॉजिक पे कभी नहीं चलते। ये बात तो बिल्कुल सही है सर। मैं तो इस पे मैं बस यही नहीं तो बात ये देखो, 30 साल में अगर लड़की की शादी होगी, तो आप उनमें आपस में प्रेम होगा, आप इसकी अपेक्षा नहीं कर सकते। उहुँ, उहुँ। एक अंडरस्टैंडिंग क्योंकि वो सामंजस्य कुछ हाँ, अलग ही चीज़ें बस रहेंगी, संवेदनाएँ, भावनाएँ कम होंगी। हाँ, केवल समझ पैदा होगी। फिर ये नहीं होगा कि आप सुबह लड़ेंगे और शाम को वो आपके इंतज़ार में तो बैठी क्या है। सर ये उम्र का जो कॉन्सेप्ट है, सिर्फ़ स्त्रियों पे लागू होता है या आदमियों पर भी? नहीं, पुरुष का ये रहता है कि उसकी जो फिज़िकली संरचनाएँ हैं, देखो हुँ, अमूमन अपन इसको इस तरीके से ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं हुँ। कि भोजन और प्रजनन, ये 2 चीज़ों में आदमी और जानवर में ज़्यादा अंतर नहीं है। इसीलिए सर प्रेमचंद जी ने लिखा भी है कि पुरुष पशुता है। एक तरह से ये सेंटेंस वाक्य गलत है थोड़ा, हाँ, कुछ इसी वही तरह का। चीज़ है। क्योंकि हुँ, हाँ, क्योंकि जो फिज़िकली जितना वो चीज़ है, आप इस तरीके से समझ लीजिए माँ का रिश्ता बच्चे से सबसे ज़्यादा अधिक क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि वो रिश्ता फिज़िकली है। हुँ, माँ बच्चे को छूती है, बच्चा माँ को छूती है। हुँ, एक-दूसरे के फिज़िकली क्योंकि वो पैदा ही वहीं से हुआ है तो वहाँ तो कुछ है ही नहीं, कोई पर्दा हुँ, है ही नहीं माँ और बच्चे के बीच में। और यही कहीं न कहीं आके पत्नी से होता है कि उनका जो फिज़िकली अटैचमेंट हो संबंध है, हुँ, तो क्या होता है कि अगर इसीलिए आज का जो रिश्ता है, उसमें फिज़िकली उसकी चर्चाएँ ज़्यादा हो रही थी। आज से करीब 4-5 साल पहले एक रिसर्च आई थी, एक सर्वे हुआ था। हुँ, तो उसमें उस इंडिया टुडे का सर्वे था। ये जो अपराध और उसकी बातें करते हैं, ये ये चीज़ें कहने में अलग लगती हैं और जब फील्ड में आती हैं तो बहुत खतरनाक रूप लेती हैं। तो उसमें ये लिखा था उस सर्वे में जब उन्होंने औरतें से पूछा, तो अमूमन 100 में से 70 औरतें ऐसी थीं जो अपने पार्टनर से खुश नहीं थीं। अब उन परिवारों में आप प्रेम की कल्पना कैसे कर सकते हो? क्योंकि वो हुँ, समर्पण तो है ही नहीं, क्योंकि उनकी शादी 8-9 साल और 10 साल 15 में नहीं हुई। वो 30 साल तक अमूमन लड़कियों के लिए वो अधेड़ा अवस्था है। हुँ, पुरुषों के लिए जो अधेड़ा अवस्था होती है वो अमूमन 45 और 50 के आस-पास होती है। और स्त्रियों की जो अधेड़ा अवस्था है वो 30 साल के आस-पास मान लेती हैं। क्योंकि 45 के आस-पास तो लगभग उनका मेनोपॉज़ भी हो जाता है। हुँ, तो उनके लिए तो वो चीज़ खत्म ही हो जाती है एक तरह से। हुँ। अब आप इसे कैसे इसीलिए तो ये जो समस्या है कि 40-45 साल की औरतें एलिमनी लेके तलाक ले रही हैं। क्यों ले रही हैं? हमारी सोसाइटी में बड़ी-बड़ी जगहों में शायद अभी भी मध्यम वर्गीय परिवार क्यों या नहीं निम्न परिवार नहीं, होते हैं। उनके पास वो चीज़ है
कि अगर हम उनसे 2 4 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ लेके अपनी लाइफ खुली जिएँगे। हुँ। अब ये जिसका पति 10-20 हज़ार कमाता होगा, 40-40 की उम्र में उसकी पत्नी क्या तलाक ले लेगी? क्या क्या करेगी? बहुत कहाँ ये बहुत जाएगी? ही शानदार एक चर्चा रही, प्रेम नहीं, कह लें प्रक्रिया ये एक तरह चीज़ से। कोई नहीं, हाँ, ये चीज़ें कोई देखता ही नहीं है। ये तो है अगर सर। ये चीज़ें देख ली जाए हुँ, पहले ये सब चीज़ें जो थी, ये असल में बचाव का रास्ता था। उन्होंने कहा कि हम लड़कियों की रखवाली कहाँ तक करें? पहले संसाधन तो कुछ थे नहीं। आज तो सभी तरह के संसाधन है, बचाव के साधन हैं। अब उस टाइम में जब प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कोई साधन नहीं थे, हुँ, तो पिता की मजबूरी थी और समाज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था कि समाज में फिर भी अगर लड़की गलत करती थी तो बाप को मानना पड़ता था या मानना पड़ता था। तो वो क्या करें? उनकी हुँ। मजबूरी थी र राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली थी, समाज के डर से ही तो ली थी। हाँ, क्योंकि उन्हें उन्हें तो भरोसा था अगर उन्हें 1% भी डाउट होता तो वो लेते। 0.1% भी डाउट होता तो वो नहीं लेते, अग्नि परीक्षा नहीं लेते। हुँ, उन्हें 100% नहीं 200% था, तभी उन्होंने अग्नि परीक्षा ली थी। तो ये उस समय के पिताओं की मजबूरी थी, बच्चों की 8, 9, 10 साल पे शादी करना। अरे जब उसकी उम्र हुई तो उन्हें भेज दो। अब उनकी रखवाली तो नहीं करनी। ये समय और परिवेश तय करता है कि समाज किस ओर जाएगा। बिल्कुल। आज आज पिताओं आज पिताओं के पास कम से कम इतनी गुंजाइश तो है कि वो अपनी लड़कियों को दिल्ली पढ़ने भेज देते हैं, मुंबई भेज देते हैं। तो ये सोच के भेजते हैं कि मेरी बेटी समझदार है। कम से कम अगर फिसलेगी भी अगर फिसलेगी भी तो कम से कम सुरक्षित फिसलेगी, हाथ-पैर नहीं टूटेंगे। बहुत तो ये अच्छी बात कही आपने, ये तो है। ये मजबूरी है। ये क्या है कि केवल अपने जी, फ़ायदे के लिए जितना भी अपना पुरातन वेद, पुराण, शास्त्र ये सब हैं, ये सब मानवीयता के आधार पर ही बनाए गए। आपने सुना होगा कि एक वो चला है, पहले एक ये चीज़ थी कि जिसका पति खत्म हो जाता था परिवार में, लेकिन स्त्री का माँ बनने का अधिकार था, तो वो नियोग द्वारा बच्चे पैदा कर लेती थी। अपने देवर जेठ परिवार से या किसी रिश्तेदार से, और ये नहीं होता था तो साधु संतों से कर लेती थी। तो इससे क्या होता था कि जो संतान है वो या अगर नहीं होता तो ये पांडव मान्य कैसे होते, कहलाते। ये तो है। ये तो सुप्रीम कोर्ट, और ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट का शायद हाई कोर्ट का फैसला अभी आया है कि बच्चा किसी का हो, पिता वही कहलाएगा। ये अभी का फैसला है, ये अभी का फैसला है करंट। एक फैसला और आया है सर, उसमें भी बहुत ज़्यादा रही चर्चा रही कि आप जब विवाह करके लाते हैं तो आपका अपने माँ-बाप को सेवा करने का आपका कर्तव्य है। लड़की का कर्तव्य बस पति और उसके बच्चे तक ही सीमित है। ये भी विवादित हाँ, चर्चा और है। हाँ। क्योंकि ये चीज़ कोर्ट सोच रहा है, समझ रहा है। हुँ, पहले माँ-बाप लड़कियों को क्यों रोकते थे? कि देखो आदमी के अंदर तो पछता है। हुँ, ये अग्नि पुराण में लिखा है कि जब लड़की जवान होने लगे, तो उसके पिता को, उसके भाई को तक उसके साथ एकांत में एक कमरे में नहीं रहना चाहिए। हाँ, ये हमने भी ये पढ़ा है। अग्नि पुराण में लिखा है, हुँ, क्योंकि वो भी जानते हैं किसी भी संदर्भ कि में हमने आदमी पढ़ा है। यहाँ हाँ, तो ये चीज़ें हैं, तो ये गलत कैसे हैं? हुँ, वही चीज़ तो है। अब आप एक 30 साल तक
कि अगर 30 साल तक लड़की की शादी होगी, तो उसने अपने मन को, अपनी देह को कितना मारा होगा। चलिए सर, तो ये तो उसका बहुत चर्चा रही और और एक एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, जिस जो पत्नी अपने पति को प्यार करती होगी, वो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखी, उसके बच्चे कभी पीटे नहीं जाते। आप घरों में बच्चे पिट रहे हैं, तो ये तय है कि पत्नी अपने पति को प्यार नहीं करती। अच्छा, हाँ, क्योंकि ये वो वो ये गाना है कि उसके कुत्ते को भी सजदे जहाँ मेरा यार बसता, उस गाँव के सूअर को भी सजदे। हुँ, तो अगर पत्नी पति को प्रेम करती, तो उसके उसके उस कुत्ते से भी प्यार करती है वो, जो ससुराल का होता है। सही है। और पति भी अगर अच्छे से करता हो तो और भी सुखमय संसार। क्यों नहीं होता? बिल्कुल, अगर पति पत्नी, तो ये हाँ, तो वो सुबह लड़ते हैं, शाम को साथ होते हैं, रात को लड़ते हैं तो सुबह फिर साथ होते हैं। तो यही तो जीवन है। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए सर, ये तो बहुत ही शानदार एक अलग ही चर्चा का वो चला गया और बहुत ही अच्छा रहा कि इस बहाने हमने उन चीज़ों पर भी बातें की। आपके द्वारा चीज़ें बहुत सारी समझ में भी आई कि क्या, क्यों, किस लिए ज़रूरी है। ये अच्छी बात है। और वैसे सर आपकी आगामी योजनाएँ क्या हैं प्रकाशन को लेकर, किताबों को लेकर, साहित्य में? प्रकाशन को लेके तो ये है कि जो अच्छी किताबें हैं, हुँ, उन्हें हम बहुत अच्छे तरीके से छापेंगे, उनका भरपूर प्रमोशन करेंगे। ये तो सब लोग देख ही रहे हैं कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। हुँ, और मैं उन बड़े लेखकों भी आमंत्रित कर रहा हूँ, जिनमें ये हिम्मत है कि वो ये कह सके कि मैं अपनी दम पे खड़ा हूँ। मैं उनकी किताबों का भी स्वागत करता हूँ, कि अगर वो बड़े प्रकाशनों के मोहताज नहीं है, अगर उन्हें ये भरोसा है कि हम बेहतर लिखते हैं, तो वो हमारे साथ आएँ। अपना भी परीक्षण करें, हाँ, हमारा भी करें। बिल्कुल एक मैंने और और जी, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, कि नए लेखकों को मेरा नंबर भी सभी जगह है, उपलब्ध है, प्रकाशन पर भी है। वो मुझसे किताबों के संबंध में, प्रकाशन के संबंध में जब भी चर्चा करना चाहें, अगर मैं उपलब्ध हो फ्री होऊँगा तो तत्काल बात करूँगा, नहीं मैं उन्हें समय बता दूँगा, तो जब फ्री होऊँगा तब वो हमसे बात कर सकते हैं। यानी जो संवादहीनता लेखक और प्रकाशन के बीच में जो रहती है, वो हुँ, विचार प्रकाशन के लेखकों के और विचार प्रकाशन के बीच में कभी नहीं रहेगी। चाहे वो रॉयल्टी के संबंध में हो, चाहे वो किसी भी संबंध में हो, एक पूरी पारदर्शिता के साथ जितनी भी किताबें छपेगी, जितनी भी किताबें बिकेंगी, लेखक को सब पता होगा। पारदर्शिता आज के समय में कितनी ज़रूरी है। हाँ, ये क्योंकि इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि हाँ, देखो पैसे तो समय के साथ आते ही जाएँगे, क्योंकि ये व्यवसाय है तो पैसे भी कमाए जाएँगे, और साथ में जो बेहतर किताबें पैसे के कारण या किसी के कारण ऐसा नहीं होगा कि वो नहीं छपेंगी। अगर किताब अच्छी है और लेखक अगर पैसा भी नहीं दे पा रहा है, और अगर वो किताब बेचने लायक और बहुत अच्छी है, और हमारी मार्केटिंग टीम और एडिटोरियल टीम उससे संतुष्ट होती है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी छापी जाएगी। और देखो, प्रकाशन संस्थान है, व्यवसाय है, तो पेड किताबें भी छपेंगी, सब होगा। वो प्रकाशन का काम है, उससे हमें कोई लेना-देना नहीं है। हुँ, लेकिन जो एक संपादक के रूप में ये मैं गारंटी देता हूँ, कि अच्छी किताब जो भी मेरे पास आएगी, वो कभी निराश नहीं होंगे। तो मैं और मैं अपने ये कह रहा हूँ, जी, जी, हाँ, ये ज़रूर और नए बताऊँगी लेखकों को, कि डिस्क्रिप्शन में मैं मेल का लिंक वगैरह भी डाल दूँगी, जिन्हें भेजना है, वो विचार प्रकाशन से संपर्क कर सकते हैं और मेल कर सकते संपर्क, हैं। जी, अब ये चर्चा क्या है कि समय का
अभाव रहता है और अमूमन मैं ये चीज़ें करता नहीं हूँ, तो ये चर्चा तो 2, 4, 6, 10 घंटे की हो तब भी चीज़ें रह जाएँगी। तो बिल्कुल। जी। हाँ, ये तो समय के साथ चीज़ें चलेंगी और मैं नए लेखकों से ये ज़रूर कहूँगा कि आप खुद को लिखिए और जो ओरिजिनलिटी है सामने, आप वो देखिए। और मैं जो लिखता हूँ, जो मैं बोलता हूँ, मैं वही सोच के लिखता हूँ और वही चीज़ दिखाता हूँ। मैंने कई धारणाएँ तोड़ी हैं। मैं यही चाहता हूँ कि चीज़ें जो आज तक गलत थी, वो सही हों। और अगर आप वही उल्लू की लकड़ी पकड़े लकीर पीटते रहेंगे, तो आपको कोई नहीं पूछेगा। इतना लिखा जा चुका है, इतना लिखा हुआ रखा है कि आप क्या नया लिखेंगे। अमीश त्रिपाठी जो शिव तरई लेके आए हैं, हुँ, आज तक पूरे भारत में किसी ने नहीं कहा होगा। अमीश त्रिपाठी ने जो लिखा है, शिव तरई में जो लिखा है, उससे अमीश त्रिपाठी से कई साल पहले प्रथमचा शैलपुत्री में वो सब चीज़ें लिखी जा चुकी हैं। उन्होंने उसे उठा के थोड़ा विस्तार दिया है। हुँ, अगर वो प्रथमचा शैलपुत्री कहीं किसी को कोई किताब मिले तो वो पढ़ के कन्फर्म कर सकता है कि मैंने जो कहा है। हुँ, तो इतना ज़्यादा लिखा जा चुका है कि आजकल जो आ रहा है, वो नया तभी आ सकता है जिसने वहाँ तक पढ़ा होगा। ये तो वो है। किताब शायद अमीश त्रिपाठी की जितनी उम्र नहीं होगी, शायद उससे दूनी समय के पहले की प्रकाशित है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब मैं खुद लेखक का नाम भूल गया, मैंने कब पढ़ी थी मुझे ये भी याद नहीं है। सर आप इतना लगातार पढ़ रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं, तो ये होना तो है ही, जायज़ है, हो सकता है सर। लेकिन सर एक बात है, तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही शानदार रहा ये पॉडकास्ट और मुझे लग रहा है मैंने जितनी भी तैयारी की होगी, ये पूछना है, वो पूछना है, मुझे आवश्यकता ही नहीं पड़ी। सारी बातें आती गई, आती गई, आती गई। तो ये बहुत ही मेरे लिए बहुत ही अच्छा मुझे रहा। जी। आपने मुझे लगता है कि जो प्रश्न तैयार किए होंगे अमूमन वो पूछे ही नहीं है। पूछे ही नहीं सर मैंने, बिल्कुल नहीं पूछे। वो सारी बातों के जवाब मुझे मिलते चले गए। तो ये है चलो सर। फिर कभी जब मौका लगेगा तो आप प्रश्न पूरे तैयार करके रखना। नहीं सर, प्रश्न मेरे अभी भी तैयार है पूरे और मुझे मतलब वो आते चले गए उत्तर, मुझे आवश्यकता नहीं पड़ी और बीच में से वो बार-बार रोकना उचित नहीं लगता है, फिर भी मैंने बहुत बार रोका उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। लेकिन बहुत ही अच्छा रहा। बहुत जितने भी हमारे दर्शक जुड़े, जो भी लोग जुड़ पाए, कमेंट मैं ले नहीं पाई बहुत अधिक किसी का भी, लेकिन उनको भी अपने सवालों के बहुत अच्छे उत्तर मिल गए, एक सही दिशा मिल गई ऐसा कहें तो वो सही है, जिनको समीक्षा करना था उनको समझ में आया कि बिना लाग लपेट के भी बोला जा सकता है, बिना किसी सहारे के नहीं, खड़ा हुआ जा किसी को तो सकता है। किसी को तो कहना ही पड़ेगा। हुँ, कोई तो किसी को तो सही बात कहनी ही पड़ेगी कि बिल्कुल, जो अपन ने जो आदर्शवाद का वो मुखौटा लगा के और जो चीज़ कहते हैं, वो हमें गलत दिशाओं में ले जाती है। बिल्कुल। ये बहुत हाँ, तो बहुत अमूमन दिनों से जी, जी, सच्चाई तो स्वीकार करनी पड़ेगी। अगर आप एक बार सच्चाई स्वीकार कर लोगे, तो आपका जीवन मर्यादित हो जाएगा राम की तरह। क्योंकि राम को सब पता था, उनका जो ज्ञान और जो अध्ययन था, वो इतना हुँ, मजबूत था कि उनका जीवन पूरा जीवन मर्यादित रहा। कोई बिल्कुल, दुविधा नहीं रही। राम के जीवन में आपको कभी कोई दुविधा नहीं मिलेगी। उन्होंने जो भी निर्णय लिया, अग्नि परीक्षा का लिया, वो भी था। और सीता के लिए दूसरी शादी ना करना, ये भी उनका अपना निर्णय था। यज्ञ पर मूर्ति बनवा के रखना, तब भी था। हुँ, और ये और सब चीज़ें पूरा राम का जीवन इसीलिए तो आज कहाँ कहाँ पहुँच बिल गया और जबकि उन्होंने कोई चमत्कार नहीं दिखाया। बिल्कुल, केवल सजग रहे, जागरूक रहे, मानवीय रहे। इसीलिए वो मानवीय गुणों को चरमोत्कर्ष तक ले गए।
और आज अपने आराध्य हैं, बिल्कुल। उनका नाम लेते हैं तो अंदर से डर चला जाता है, ये ऊर्जा वेद मिलती है। व्यास जो है और मुझे लग रहा है ये प्रकाशन से ही है। मैं सही सोच पा रही हूँ तो? कह रहे हैं रॉ को सुनकर जो मैं को सोच रहा था उसपे सत्यापन की मुहर लग गई। हियरिंग और अच्छा, कौन है, क्या नाम है उनका? वेद से विज्ञान तक मुझे लग रहा है ये विचार अच्छा, प्रकाशन से अच्छा। ही शायद, मैं अगर सही हूँ तो। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, जी, हाँ। तो कुल मिलाकर रो के महक जी बहुत स्वागत है आपका। फिलहाल अच्छा नीलेश पाठक जी, अरे बहुत स्वागत है सर आपका, कैसे हैं आप? मैं इंस्टा से नाम से अच्छा। जान रही हूँ। जी, वाक़ई में हाँ, बहुत लोग जुड़े हुए हैं। नीलीश पाठक की कैसे, हाँ, जी, इनकी सर तो एक जान किताब है आयुध। हाँ, 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 हाँ। मैं हाल-फिलहाल ही इनको मैंने ये फ़ॉलो किया आयुध के है, लेखक हैं। आयुध के लेखक हैं। मैंने इन्हें शायद निखिल के शायद है। लाइव में सुना है। हुँ, हाँ, हाँ। तो यही ये सर वाक़ई बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ जानने और समझने को मिला। बहुत सारी चीज़ें जो भ्रांतियाँ थी, वो भी खत्म हुई, सही एक दिशा मिली। प्रगति बछावत जी हैं, आई एम हैप्पी टू बी बिकॉज़ मेरे फ़ोन में ना सर पता नहीं क्यों इंग्लिश में ही सारे कमेंट आ रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है, लास्ट टाइम भी हुआ था। कह रहे हैं आपके प्रकाशन से जुड़कर खुशी हुई। हाँ, प्रगति जी की किताब मौन सीता की रामायण आपके प्रकाशन से ही आ रही है, विचार प्रकाशन से और हाँ, हाँ, बिल्कुल आ रही है। हाँ, बिल्कुल आ रही है, मैंने देखी। हाँ, मैंने देखी है उस किताब को। हाँ। एक बहुत है जो उन्होंने काम किया है, तो जल्द ही उसे पाठकों तक पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे। कह रहे हैं सेटिंग में और ऑप्शन है ट्रांसलेट बंद कर दूँ, मुझे ये नहीं पता है सेटिंग कहाँ काम करती है और मैं कम ही आती हूँ, बस जब मुझे इंटरव्यू करने होते हैं तभी शायद हम आते खैर तो हाँ, सर आपने बताया लगभग कि टेक्नोलॉजी। साल भर हो गया और मैं लाइव मतलब इस तरह हाँ, से नहीं आया हूँ। ये अनुभव सर कैसा रहा? हाँ, मैं काफ़ी समय पहले क्या है कि कोरोना काल में प्रकाशकों ने कहा कि आप हमारे लाइव आइए। मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि जो था वो को व्हाट्सएप पे शुरू किया था मैंने। अच्छा, उसके पहले एक भी लाइव इंटरव्यू सोशल मीडिया पे नहीं था। वो अच्छा। पत्रिका में भी छपा था मेरे 2-3 इंटरव्यू जो लाइव मैंने लिए थे। उसके बाद फिर लेखक सामने थे, क्योंकि मेरे कुछ वो तो जितने होंगे मैं ही। खतरनाक जवाब देता हूँ। हाँ, वो तो तो फिर वो 2-3 ही रहे, कोई लेकिन भविष्य में कभी मैं और एक आप और देखना जब समय मिले कभी भविष्य में, हुँ, जो चीज़ें आपके श्रोताओं के जो क्वेश्चन है, जो सब चीज़ें आप एक पूरा वो बना लेना। हुँ। तो जो इसमें कमी रह गई है, जो चीज़ आप नहीं पूछ पाई या जो आपके कमेंट्स हैं वो नहीं हो पाए, जी, तो फिर कभी एक सेशन कर लेंगे तो तब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सर आपसे एक बात करके लंबा अच्छा लगा। लंबा सेशन रखेंगे और हम बहुत सारी बातें करेंगे उस दिन और सवाल वाक़ई में थे और मुझे लग रहा है कि अधिकतर के जवाब हमें मिल ही गए, हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ी जैसा कि मैंने अभी कहा भी आपको हाँ, और वाक़ई सर आपसे जुड़ना अद्भुत रहा हमारे लिए, बहुत कुछ सीखने को मिला और विचार प्रकाशन जो क्योंकि इस जी, जी सर। मैं तो करीब 25-30 साल से बिल्कुल भरा हुआ पड़ा हूँ, तो मैं तो 10 घंटे भी बैठ के बात कर सकता हूँ। हाँ सर। लेकिन कम से कम ये है कि सामने वाला बोर ना हो। नहीं, नहीं सर हम बोर बिल्कुल नहीं हैं, हम सुन सकते हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। बस लेकिन आज का मुझे लगता है कि अब हो गया है, पर्याप्त है। हाँ, लगभग 2 घंटे 1 होने घंटा 50 मिनट हो गया। लगभग 2 घंटे होने के लिए। लेकिन मुझे पर मैं जो ये मतलब हाँ, जी सर, जी सर। क्योंकि मैं जब भी लाइव आता था, हुँ। तो मेरे पास इतने कमेंट्स आते थे और मैं जवाब देता था, तो करीब डेढ़ से 2 घंटे का सेशन से कोई भी कम नहीं हुआ। क्योंकि अमूमन हुँ, ऐसी चर्चा लोग बाग नहीं करते। बहुत सावधानी से बातचीत होती है, सधे हुए बातें होती हैं, हाँ, हाँ। तो लोग बाग जल्दी ऊब जाते हैं। और मैं अमूमन वो सब कहने की कोशिश करता हूँ
जो लोगों को पता नहीं होता या वो जो चीज़ उनकी सामने से ना गुज़री हो। और सर जो बिल्कुल जेन्युइन एक रॉ कहते हैं, जो आप हैं, वैसा ही निकलता है, वो और भी अधिक कनेक्ट करता है, सुनने वालों को भी, हाँ, पढ़ने वालों को। तो वो अधिक और अच्छा मुझे है। तैयारी और मुझे तैयारी नहीं करनी पड़ती, नोट्स नहीं बनाने पड़ते, क्वेश्चन नहीं लेने पड़ते। अच्छी बात है सर। ख़ैर तो ये चर्चा हाँ, बहुत ही तो सार्थक मुझे रही हाँ, और बहुत ही अच्छी रही और विचार प्रकाशन से जो भी जुड़ना चाहेंगे, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में हाँ, थोड़ी देर में बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, लिंक वग़ैरह सेट कर दूँगी। आप ज़रूर वहाँ से जुड़ें और आपकी किताब कहीं से नहीं छप रही है, आप उदास हो रहे हैं, निराश नहीं हो रहे हैं, तो आप आइए यहाँ पर। अगर हाँ, आपकी बिल्कुल। रचनाओं में दम है, तो ज़रूर यहाँ से होकर गुज़रेगी और अच्छी अपनी पकड़ बनाएगी, जो ज़रूरी है। तो बिल्कुल, एक जिन्हें खुद पे भरोसा है कि हम अच्छा लिख रहे हैं, हुँ, भले ही कोई प्रकाशक ने जवाब ना दिया हो, कुछ ना किया हो, आप हमें भेजिए। अगर वास्तव में आप जो कह रहे हैं वो सही है, तो हम छापेंगे। हुँ। तो ये बहुत अच्छा और रहेगा। जी। और नहीं होगा, तो कोई बीच का रास्ता निकालेंगे और नहीं होगा तो और तीसरा रास्ता जो प्रकाशन का व्यावसायिक है, वो तो है ही। हुँ। लेकिन हम आपको गलतफ़हमी में नहीं रखेंगे। आपको आप कहाँ खड़े हैं, ये ज़रूर बताएँगे। और विचार प्रकाशन की एक सबसे और ख़ास बात मुझे ये लगी जहाँ तक मैंने इनको जाना कि एक तो पारदर्शिता है ही, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया पे आप हाइप जो देख के प्रभावित होते हो कि हाँ, ऐसा है, ऐसा है। इनका काम ज़मीनी जो स्तर पे है, बहुत ही अच्छा एक मार्केट है, कह सकते हैं। जो बाज़ार कहते हैं, बहुत ही अच्छा है और उसमें पकड़ है। जो भी किताबें उनसे आई नहीं हैं, सर की हाँ, किताबें हैं और हाँ, भी जो किताबें आई हैं, काफ़ी अच्छा अमेज़न पे भी काफ़ी अच्छे मतलब गए हैं इसके। तो सिर्फ़ कहते नहीं हैं, करते भी हैं, ये भी अच्छी बात है। तो हाँ। स्वागत है सबका। बिल्कुल, बिल्कुल, हम बहुत और मैं एक जाते-जाते एक चीज़ और कहूँगा पाठकों से कि जो सोशल मीडिया पे जो भी चल रहा है, सब चीज़ें चल रही हैं। हुँ, किताब खरीदने से पहले आप कम से कम एक बार लेखक के बारे में थोड़ा-सा जान लीजिए। उसकी पोस्टें देख लीजिए, पु पढ़ लीजिए, तो 2-1 विचार आपको उसके ओवरऑल लेखन के बारे में कहीं न कहीं बता देते हैं। हुँ, मुझसे जब जैसे क ये कहता हूँ कि जो जैसे हिंदी के पाठक हैं, जो टीनेज हैं, आज वो किताबें पढ़ लेंगे, जब वो मैच्योर्ड हो जाएँगे तो मेरी किताब पढ़ेंगे। ये तो है सच। आज वो आज वो अपने स्तर की किताबें पढ़ रहे हैं, जिस दिन ये बच्चे मैच्योर्ड हो जाएँगे, वो भुवनेश्वर उपाध्याय की किताबें पढ़ेंगे। और मैं जिस आत्मविश्वास से कह रहा हूँ, आप लोग भी अगर वो पोटेंशियल है, तो आप भी कहेंगे और विचार प्रकाशन आपको ये सब कहने और करने में भरपूर तन, मन, धन सबसे सहयोग करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर ये बहुत अच्छा रहा। सर आपको शब्दवेदी पर आकर कैसा लगा? पूछना तो मुझे नहीं चाहिए। बहुत अच्छा लगा कि नहीं, नहीं, बिल्कुल सही बात है कि जी, आपके साथ जो सहजता से मैं बात कर सका और अगर आपके क्वेश्चन अगर उतने ही कृत्रिम होते तो मेरे जवाब भी तो वो शायद हो सकता है 20 मिनट में भी ये सेशन खत्म हो जाता। क्योंकि जो सुनना नहीं चाहता मैं उसे बिल्कुल भी नहीं सुनाता। ये तो है सर। इसीलिए मैंने कई मंचों पर, कई कार्यक्रमों में 1 मिनट भी मैं पूरा नहीं बोला। अगर मुझे श्रोता ऐसे नहीं लगे कि जो सुनेंगे, तो मैंने 1-2 लाइनें, एक दोहा सुना के अपनी बात खत्म कर दी। क्योंकि जो मुझे नहीं सुनता, मैं बिल्कुल नहीं सुनाता। बहुत अच्छा लगा सर ये हाँ, जान के। मुझे अच्छा लगा जी, और जिस सहजता से आपने जवाब क्वेश्चन पूछे और मैं जितना मैं जानता हूँ, जो मैं समझता हूँ, उसके हिसाब से मैंने जवाब दी और सबसे बढ़िया चीज़ मुझे अच्छा लगा, मैं सहज होके अपनी बात रख पाया। कोई भी प्रेशर नहीं, कोई भी कुछ नहीं, कोई भी अपेक्षा नहीं, कोई भी ना पाना ना खोना, बिल्कुल आराम से काम हुआ जी। और इसके लिए आपका भी धन्यवाद कि आपने मुझे 1 साल बाद फिर यहाँ तक लाने की कोशिश
ठीक। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बहुत जी, धन्यवाद सर। बिल्कुल। फिर मिलेंगे सर। धन्यवाद और बहुत सारी सभी को शुभकामनाएँ। नमस्कार। जी, बहुत सारी शुभकामनाएँ बिल्कुल। आपको और भी अच्छी-अच्छी किताबें सर आपकी आएँ और विचार प्रकाशन बहुत अच्छा करें। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बिल्कुल, जो भी सबको लिखे उन पुस्तकों सबको का जयराम जी की ही। जयराम जी की। धन्यवाद सर, जी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि आपको भी। जी। अब ये बंद कैसे करते हैं? जी सर, मैं एंड कर देती हूँ, ये चला जाएगा। हाँ, जी। बिल्कुल आप कर दीजिए। ठीक है, ओ